हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार? सब बढ़िया? तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में और मुझे कंफर्म करिए एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल गाइज। तो अब फाइनली ये लास्ट क्लास रहने वाला है। इसके बाद आप सभी लोग पेपर देने चले जाइएगा और बेफिक्र होकर पेपर दीजिए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। जी हाँ, अब हम लोग देरी नहीं करेंगे क्योंकि भैया हमारा टाइम भी धीरे धीरे हो रहा है, कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, बस लास्ट पार्ट है। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए। यस, ऑडियो वीडियो सब डन है। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के टाइम पर आप सभी लोगों का एचएपी वन शॉट रिवीजन का पार्ट 4 है। एग्जाम आप लोगों का 2 बजे से है, तो जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे एंड फिर आप सभी लोग एक बार आराम से तैयार होकर के एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहने वाला है सर? क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। छोटी सी क्लास होगी, मजेदार क्लास होगी एंड इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी, यानी यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, कितने स्टेप्स में होता है, इन चीजों को आप सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो भाई, यूरिन बनने की प्रक्रिया होती कहां है? तो भैया आपके किडनी में होती है। किडनी में यूरिन बनता है, 2 किडनी पाए जाते हैं, करेक्ट? हाँ, और किडनी में यूरिन बनता है तो सर किडनी में भी यूरिन कौन बनाता है? तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। वो होता है नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 किडनी कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन तकरीबन, और वही नेफ्रॉन जो है आपके ब्लड को फिल्टर कर करके यूरिन बनाने का काम करता है। और जो नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, जिसमें ये वाला हिस्सा होता है इसका बोमेन्स कैप्सूल, जिसमें आपके ये लूप ऑफ हेनले होते हैं। इस तरीके से आपकी चीजें चलने वाली होती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके किस तरीके से आपका ये देखो, आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आप एग्जाम में एक बेसिक सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो कि ये आपका बोमेन्स कैप्सूल दिखाया गया है। वोमेन्स कैप्सूल है और ये आपका ब्लड के आने का रास्ता दिया हुआ है। इधर से दिया हुआ है कि भैया एफरेंट है, आ रहा है ब्लड, और फिर इफरेंट है, इफरेंट ब्लड वेसल से जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है, जो ब्लड बनता है, जो यूरिन बनता है, उसमें सबसे पहला काम होता है फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड को किया जाता है फिल्टर। कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में ही। यहाँ पर जो बन के निकलता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, करेक्ट। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद होता है सिक्रीशन, देन होता है एक्सक्रीशन। तो मेनली ये 3 पार्ट है, 3 स्टेप्स में होते हैं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस। मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं। क्या क्या होता है सर? तो एफआरएस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है एंड फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट बनते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड फिर उसको सिक्रीट कर दिया, और जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको वापस से सिक्रीट कर देते हैं, इससे निकल जाता है यूरिन के द्वारा। यानी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस होते हैं, और वो कौन सा है? एफआरएस है। प्रोसेस का नाम है एफआरएस। एफ का मतलब है, ये ट्रिक है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। यानी जो आपका मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है किडनी में 3 मुख्य चरणों में होती है। पहला है फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, साल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस ऑकर्स इन द ग्लोमेरुली, यानी यही ग्लोमेरुलस में आपके वाटर, साल्ट और अदर सब्सटेंस का फिल्ट्रेशन होता है। ये देखो ग्लोमेरुलस है, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, करेक्ट। हाँ, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है। यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल्स आए और यहाँ एफरेंट आर्टरियोल्स आया, यानी कि जो भी खराब खून है वो आएगा और यहाँ से उसका फिल्ट्रेशन होता है, यहीं पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो पहला प्रोसेस ये, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस चरण में पानी, लवण और अन्य पदार्थों के फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुली में हो जाते हैं, यानी यहाँ पे वाटर, साल्ट और अदर सब्सटेंसेस को ग्लोमेरुली में फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। अब जो बना वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द फ्लूइड दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड बना उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वह द्रव्य है जो कि फिल्ट्रेशन के बाद बनता है। अबाउट 100 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट, यानी लगभग आपको मैं बताता हूँ 125 ml जीएफआर पूछा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? तो 125 ml पर मिनट होता है। तो यहाँ लिखा है लगभग 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हर समय बनते हैं, हर 1 मिनट में लगभग 100 ml। आपको एक्जैक्टली मैं बोलूँ तो 125 ml पर मिनट इसका रेट होता है। ठीक है, हाँ। द फिल्ट्रेट पासेज इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि अब वो फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है? पीसीटी में, जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है पीसीटी, ये है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी सबसे पहले ये बोमेन्स कैप्सूल होता है। देखो, ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, करेक्ट, ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये आपका पीसीटी है। मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ, ये पीसीटी है। फिर उसके बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है। फिर ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स आने होते हैं वो आता है, जैसे ये एफरेंट है तो आया, फिर इफरेंट है चला गया। यहाँ पे जो भी ब्लड फिल्टर होना है वो फिल्टर हो जाता है, यहीं पर वो ब्लड फिल्टर होकर के आगे बढ़ जाता है, और यहीं पर जो फिल्ट्रेट होता है उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और किस रेट से होता है? 125 ml पर मिनट, यानी हर मिनट में लगभग 125 ml ब्लड फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट बनता है। तो क्या सारा यूरिन बन जाएगा? नहीं। अब वो आगे आएगा पीसीटी में, कुछ पार्टें रीअब्जॉर्ब होती हैं, कुछ पार्टें सिक्रीट होता है, तो ये सब चीजें होती है। तो पहला तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस था। अब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कहाँ चला गया वो भाई बताओ? तो वो फिल्ट्रेट होकर के पीसीटी में चला गया, ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया। अब यहाँ से होता है, मैंने बताया
जो है ना फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये आपके ये देखो 3 पार्ट होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब जो दूसरा पार्ट आपको दिखाया जा रहा है सिक्रीशन दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सिक्रीशन में क्या होता है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है विच ऑकर्स इन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि आपके कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ये होते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ होता है एबनॉर्मल सब्सटेंस, नॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस इन ब्लड, जो भी आपके ब्लड में प्रेजेंट है एक्सेस मात्रा में कोई नॉर्मल सब्सटेंस, एबनॉर्मल सब्सटेंस, वो एलिमिनेटेड बाय दिस प्रोसेस, यानी इसी प्रोसेस के द्वारा, यही सिक्रीशन प्रोसेस के द्वारा, जैसे NaCl ब्लड में था ज़्यादा तो उसको वापस से किस में डाल दिया, नेफ्रॉन में डाल दिया, तो जो चीज फिल्टर होकर के आई तो आई, प्लस ब्लड में कुछ एक्स्ट्रा है तो यहाँ से भी जा सकता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, इसी को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में असामान्य या रक्त में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, किसमें, ट्यूबुलर सिक्रीशन में, बाहर निकाल करके उसमें नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है। अब है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत सारा ऐसा, जैसे वाटर बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट बन जाता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो उसका वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन होना होता है, तो कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब भी होती हैं। कह रहा था रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट 125 ml पर सेकंड, यानी हर सेकंड में आपके 125 ml सॉरी पर सेकंड नहीं होता, पर मिनट होता है, पर मिनट होता है, ठीक है। हाँ, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लगभग 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो 7.5 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर आवर, एक घंटे में 7.5 लीटर आपके बनेंगे, है ना। हाँ, तो आपके तकरीबन 7.5 लीटर ब्लड फिल्टर होगा, फिल्ट्रेट बनेगा। तो क्या हर एक घंटे में 7.5 लीटर यूरिन बनता है? नहीं, क्योंकि वो उसमें से मैक्सिमम पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, मैक्सिमम पार्ट। बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, देखो, बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एलिमिनेटेड पर डे इज ओनली अबाउट 1.5 लीटर। तकरीबन आपके पूरे बॉडी के दिन भर का यूरिन का है कि भाई 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है कि नहीं। हाँ, तो इट इज सो बिकॉज नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब, क्योंकि 99% चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस से ब्लड में चला जाता है। वही बोल रहा है द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट 125 ml पर मिनट। इस हिसाब से देखें तो हर घंटे 7.5 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, उतना यूरिन बनता भी नहीं है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की दर लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, पर मिनट होती है, इसलिए एक घंटे में लगभग 7.5 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन सकती है ना। हाँ, बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर डे इज ओनली अबाउट 1.5 लीटर, लेकिन यूरिन तो सिर्फ 1.5 लीटर बनता है, तो इतना सारा फिल्ट्रेट जो बन रहा है सब यूरिन बन गया? नहीं, मैक्सिमम चीजें लगभग 99% पार्ट वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन कह रहा है प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले मूत्र केवल 1.5 लीटर होते हैं, क्योंकि 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पुनः अवशोषित हो जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं, यानी ये जो आपके डीसीटीज हैं, आपके पीसीटीज हैं, डीसीटीज वगैरह में यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वापस फिर से चला जाता है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन एडिशन टू वाटर सम साल्ट्स एंड ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल्स। ये ठीक है, पानी का पुनः अवशोषण कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। पानी के साथ साथ कुछ लवण भी पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अब यह होता है कि जब पूरी तरीके से अवशोषित वगैरह हो गया चीजें, जो भी वापस से रीअब्जॉर्ब, देखो है ना, वापस से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में जा रहा है ना, वापस से ब्लड में जा रहा है, मतलब वाटर हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट है। फाइनली जो कंसंट्रेटेड पार्ट है वो जाके यूरिन बन के बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन इज द फ्लूइड, यूरिन वो फ्लूइड है जो रिजल्ट फ्रॉम 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से बनता है। मैंने अभी बताया, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर आपका सिक्रीशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ब्लड से फिल्टर होकर के वाटर, साल्ट वगैरह सब निकलते हैं, एंड उसमें और भी सिक्रीशन होता है, यानी ब्लड में और भी कुछ एक्सेस चीजें हैं तो वो भी ट्यूब्यूल्स में डाल दिया जाता है, नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है, इसको सिक्रीशन कहते हैं। बट सारी चीजें यूरिन बन के बाहर नहीं निकलती हैं, उसका 99% हिस्सा रीअब्जॉर्ब हो जाता है ना, जैसे वाटर हो गया या कुछ आयंस वगैरह हो गए या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, बचता 1% है जो कि यूरिन बनता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो यूरिन है फ्लूइड है जो रिजल्ट फ्रॉम द 3 प्रोसेस डिस्क्राइब द एबव, या मूत्र वह द्रव्य है जो उपर्युक्त 3 प्रक्रियाओं से बनता है। इट एंटर्स द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सबसे पहले एंटर करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, एंड देन एंटर इनटू द माइनर कैलिक्सेस, और फिर माइनर कैलिक्स में एंटर करता है, मेजर कैलिक्स एंड पेल्विस ऑफ द किडनीज, ठीक है। यानी ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करते हैं और फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स किडनी में प्रवेश करते हैं। फ्रॉम देयर इट एंटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं यूरेटर के माध्यम से, एंड वहां से फिर फाइनली यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। यानी यूरिन बाहर निकलने का प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया। मैंने क्या क्या बताया भाई, आप लोग मेरे साथ सुनना ध्यान से, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, एंड क्लास में ही इसको चीजें याद करवाएंगे, बट आपको अच्छे से सुनते रहना है बस। चलो भाई ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बताया, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कितने प्रोसेस में, कितने स्टेप में होता है, मेनली 3 स्टेप में, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, यानी मेनली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस, 3 प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस ऑकर्स इन द ग्लोमेरुली, यानी ये जो ग्लोमेरुलस है, यहीं पर आपका वाटर, साल्ट और अदर आयंस का फिल्ट्रेशन होता है। एंड यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो लगभग 125 ml 100 ml पर मिनट, लगभग 125 ml पर मिनट बनता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फ्लूइड है जो आफ्टर फिल्ट्रेशन बनता है ना, उसको फ्लूइड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, है ना। हाँ, अब वो कहाँ चला जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब उसके बाद होता क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ब्लड में अभी भी हैं एक्सेस अमाउंट में, उसको बाहर निकालना है तो वो नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है ना। हाँ, तो कह रहा है इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होते हैं। एंड एबनॉर्मल सब्सटेंस अगर कोई है या नॉर्मल सब्सटेंस है जो कि ब्लड में एक्सेस में है तो उसको एलिमिनेट किया जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जितना फिल्ट्रेट बना है क्या सब यूरिन बन जाएगा? नहीं, उतना यूरिन नहीं, क्योंकि 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, उस हिसाब से 7.5 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हर घंटे बनता है, तो क्या सारा यूरिन बन जाएगा? नहीं, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लगभग 99% हिस्सा, जैसे उसमें से वाटर वगैरह सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है, बचता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और कुछ मात्रा में वाटर वगैरह, उससे निकलता है, और यूरिन लगभग 1.5 लीटर पूरे दिन का बनता है, ठीक है।
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑकर्स इन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और उसके साथ साथ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एडिशन टू वाटर साल्ट्स आर आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब फ्लो ऑफ यूरिन होगा, यानी यूरिन इज अ फ्लूइड, यूरिन एक ऐसा फ्लूइड है जो कि 3 प्रोसेस से बनता है। इसमें आपका क्या, इट एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सबसे पहले कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाते हैं, एंटर इनटू द माइनर कैलिक्सेस, किडनी का हिस्सा होता है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कलेक्टिंग डक्ट से वो माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स और फिर पेल्विस ऑफ द किडनी, किडनी के पेल्विस में आते हैं, एंड फिर वो ब्लैडर में जाते हैं थ्रू यूरेटर, यूरेटर के द्वारा बहुत सारे, जैसे देखो एक किडनी में 1 मिलियन, इधर भी 1 मिलियन नेफ्रॉन है, सब में थोड़ा थोड़ा यूरिन बन रहा है, सब मिलकर के यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में आता है, वहां यूरिन स्टोर होता है, एंड फिर यूरिन जब स्टोर हो जाता है तो यूरेथ्रा से वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। पहला स्टेप कौन सा है यूरिन फॉर्मेशन में? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सबसे फर्स्ट में होगा फिल्ट्रेशन। आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, वेरी गुड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, करेक्ट। नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इज अबाउट, पर डे लगभग कितना यूरिन आउटपुट है पर डे? 5 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर, 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर्स, 1.5 लीटर्स, आंसर डी, है ना। ट्यूबुलर सिक्रीशंस हेल्प्स टू रिमूव, ट्यूबुलर सिक्रीशंस क्या रिमूव करने में मदद करता है? तो ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस में जो भी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में सब्सटेंसेस हैं, एबनॉर्मल सब्सटेंसेस हैं, उनको बाहर निकालता है। क्या ओनली वाटर? नहीं, ओनली ग्लूकोज नहीं, एक्सेस एंड एबनॉर्मल सब्सटेंस को क्या करता है? वापस से किडनी ट्यूब्यूल्स में डाला जाता है, पीसीटी वगैरह में डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट, यहाँ पे सब ऑप्शन में मिनट होगा, ये सब सेकंड नहीं होगा, मिनट होगा, है ना, मिनट मिस्टेक हो गया है। तो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट कितना होता है? तो आपके 125 ml पर मिनट के लमसम रेट होता है ना। यस, ऑप्शन नंबर ए। रीअब्जॉर्प्शन मेनली ऑकर्स इन, मेनली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यूरेटर में, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में। मेनली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जवाब दो आप सभी लोग। मेनली रीअब्जॉर्प्शन तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम लोगों को पढ़ना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े थे और उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ बस ये क्वेश्चन है कि कैसे डाइजेशन होता है। वहां पे था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी क्या बनावट है, कहाँ क्या होता है, वो बताना था। यहाँ पर है कि डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, करेक्ट। हाँ, तो एक इमेज के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा, जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या कुछ होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा फूड का इंजेक्शन होता है। पहले तो एलिमेंट्री कैनाल का पूरा रास्ता आपको पता है। सबसे पहले ओरल कैविटी, माउथ, फिर उसके बाद क्या आता है? फेरिंग्स, उसके बाद क्या आता है? इसोफेगस, खाना कहाँ जाता है? स्टोमक, स्टोमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो मल बन के, फिसिस बन के, और फिर एनस के माध्यम से डिफिकेशन हो जाता है, यानी मल पदार्थ का त्याग कर दिया जाता है, करेक्ट। हाँ, अब होता कैसे कैसे है सर? तो सबसे पहले यहाँ पे स्वेलोइंग होती है, खाना अंदर निगला जाता है, और निगलने के दौरान यहाँ पर होता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, है ना। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है जिससे खाना आगे की ओर बढ़ता है, यानी स्वेलोइंग होता है जो कि ओरोफेरिंग्स के द्वारा होता है, एंड पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहाँ होता है सर? तो आपके इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह होता ही रहता है, जैसे खाना एक जगह अटके नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे मैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट का एक फोटो लाया हूँ दिखाने के लिए, देखो किस तरीके से मूवमेंट होते हैं। एक 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाइए। चलो, अभी मैं बता रहा था कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कैसा होता है। तो देखिए ये स्टोमक है ना, ये जो इसोफेगस है, तो इसोफेगस में किस तरीके से देखो ये वेब बन रहा है, वेब बन रहा है ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे फूलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है, फैलता सिकुड़ता है, जिससे कि खाना आगे की ओर, ये देखो खाना है, खाना आगे की ओर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, खाना कैसे आगे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, इसी को पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है, ये होता है आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, करेक्ट। हाँ, इसोफेगस से शुरू होकर के स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ताकि फूड पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो एंड उसके साथ वो और भी टूट जाए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर याद रखना कि जो आपके स्टोमक है, ये स्टोमक में डाइजेशन होता है कुछ देर तक। कितने देर तक खाना स्टोर होता है? तो सर 4 से 4.5 घंटे तक यहाँ पे खाना स्टोर होता है, कुछ हिस्सा यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ओवरऑल लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है, सिर्फ उसमें से वाटर निकल के फीसिस को सॉलिड बनाया जाता है एंड उससे वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक बेसिक आइडिया यहां दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि किस तरीके से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, चलिए समझते हैं, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए एग्जाम में आपको ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनाना है, टेंशन ना लीजिए। आपको यहां से लिखना है डाइजेशन वर्सेज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, करेक्ट। तो भाई क्या होता है डाइजेशन? तो डाइजेशन सबसे पहले समझो प्रक्रिया क्या है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द सेल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अरे सर इतना बड़ा लाइन समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। और एब्जॉर्ब होगा कहां? ब्लड में, और ब्लड में के माध्यम से सेल्स तक पहुंचेगा, और सेल्स में उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन से बिक्रिया करके एनर्जी बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें प्रोसेस होती है। वैसे प्रोटीन का जो होता है, प्रोटीन आप खाते हो तो प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है अमीनो एसिड में, है ना। फैट का हो जाता है फैटी एसिड में। तो वही बोल रहा है डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच हमारा बॉडी क्या करता है? ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर, यानी फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल, सिंपल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में।
कार्बोहाइड्रेट सीधा सीधा एब्जॉर्ब हो सकता है क्या? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यूज्ड बाय द सेल्स और सेल उसको यूज करे फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। करेक्ट? हाँ, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखना चाहूंगा जो कि आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना। मैंने क्या बताया, डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है सर? तो डाइजेशन प्रोसेस में मैंने बताया सर, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं उसको कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसा सिंपलर? जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है? तो ग्लूकोज है सर। तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना आपका क्या होता है? डाइजेशन कहलाता है। वैसे आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन का एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होता है सर? अमीनो एसिड होता है। तो नोट करके रख लो, अमीनो एसिड। करेक्ट? वैसे फैट, फैट जो खाते हो तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है? इसी को कहते हैं डाइजेशन। अब ये डाइजेशन प्रक्रिया कैसे होता है, कहां होता है, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब डाइजेशन जैसे हो गया, जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अब उस ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। यानी एब्जॉर्प्शन क्या है सर? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स बना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी न्यूट्रिएंट्स बना, वाटर हुआ एंड इलेक्ट्रोलाइट रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी डाइजेशन के दौरान जो भी रिलीज हुआ, आर टेकन अप बाय द सेल्स। अब उसके सेल उसको टेक कर लिया, यानी कि ले लिया, है ना। लाइनिंग द, क्या कहते हैं, टेकन अप बाय द सेल्स लाइनिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। समझ आया बात क्यों? यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट होना, यानी कि देखो अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पेट में बन गया, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन गया, तो इसको ब्लड वेसल्स में जाने की प्रक्रिया, ब्लड स्ट्रीम में जाने की प्रक्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। करेक्ट? हाँ, तो डाइजेशन क्या हुआ सर? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस, यहां पे मैंने क्या बताया, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जहां पे क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी अब्सॉर्ब, जिसको आप एब्सॉर्ब कर सकते हो, यूज्ड बाय सेल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है? इसको डाइजेशन कहते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स, वाटर या फिर इलेक्ट्रोलाइट रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन, जो भी चीजें रिलीज हुई आपके डाइजेशन के दौरान, टेकन अप बाय द सेल्स लाइनिंग जीआईटी ट्रैक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू, सेल्स उसको लेकर के कहां तक पहुंचाए, ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। चलो हिंदी में पढ़ते हैं, पाचन। डाइजेशन को हिंदी में पाचन कहते हैं। तो पाचन क्या है? तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा भोजन को छोटे सरल अणुओं में तोड़ता है, ठीक है, जिन्हें कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है सर? एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के दौरान मुक्त पोषक तत्व, जो भी मुक्त पोषक तत्व है पाचन के दौरान, जैसे ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना, फैटी एसिड बना, ये भी जो भी पोषक तत्व है या वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स है, पाचन तंत्र की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होकर के, जो भी पाचन तंत्र की कोशिकाएं उसको अवशोषित करके रक्त प्रवाह में पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पहले तो अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन पढ़ें। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कैसे होता है डाइजेशन? तो डाइजेशन कहां से शुरू होता है? तो याद रखना, माउथ से ही शुरू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, खाना पेट से शुरू होता है डाइजेस्ट होना, नहीं, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो माउथ में सबसे पहले आपका खाना डाइजेस्ट होता है। कैसे? तो जो आप खाना चबाते हो, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो आप एक रोटी का टुकड़ा लेते हो तो उसको मुंह में डाल के चबाते हो, यस, चबाने से क्या हुआ, बड़े जो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, है ना, रोटी का एक बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो वो एक प्रकार का मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, क्योंकि आप चबाए उसको। मैकेनिकल डाइजेशन उसको कहते हैं, जहां पर कोई एंजाइम वर्क नहीं किया, लेकिन फिर भी वहां पर, चूंकि यहां पर आप चबा रहे हो, तो चबाने की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होता है। करेक्ट? हाँ। दूसरा केमिकल डाइजेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ आपके मुंह में सलेवरी ग्लैंड है। सेलिवरी ग्लैंड मतलब सर लार ग्रंथि, जो क्या बनाता है? सलाइवा बनाता है। और सलाइवा मतलब क्या? लार। लार में कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन के नाम से जानते हैं। वो आपके मुंह में ही 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ मात्रा में यहाँ पर केमिकल डाइजेशन भी होता है। यानी डाइजेशन ओवरऑल बिगिन कहाँ पे होता है? माउथ में ही, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल, यानी मैकेनिकल भी हो जाता है, केमिकल भी हो जाता है। ठीक है? वही लिख रहा है, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट होता है विथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। मैकेनिकल मतलब हुआ मुंह से जो दांत से चबाते हैं, केमिकल प्रोसेस हुआ क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एंजाइम्स वर्क करती हैं। पाचन मुंह में यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से शुरू होता है। चीविंग ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। चीविंग क्या करता है? जो भी आपके फूड क्या कहते हैं, चीविंग क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है आपके फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में, इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया, उसके सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है? चीविंग हो गया। चबाने से भोजन छोटे कणों में टूटता है, ठीक है, जिससे सतह क्षेत्र बढ़ता है। सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड वहां क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा, जिसमें एंजाइम होते हैं एमाइलेज, और इसी सेलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन याद रखना। और किस पीएच पर वर्क करता है? तो 6.8 पीएच पर वर्क करता है। तो यह लार ग्रंथि द्वारा जो एमाइलेज युक्त लार है, ये क्या करता है? एमाइलेज केमिकल डाइजेशन करता है। कैसे? तो ये स्टार्च, जो भी आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज में कन्वर्ट करता है कितना? लगभग 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है यहाँ पर। तो माउथ में ही कुछ मात्रा में केमिकल डाइजेशन भी हो जाते हैं। अब खाना कहाँ जाता है सर? ईसोफेगस में। अब खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। यानी खाना अब फूड फॉर्म्स बोलस। अच्छा, बोलस मतलब क्या है सर? तो जब आपका फूड चबा करके उसमें सलाइवा मिक्स कर देते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं, तो वो बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। जैसे गोबर थापना देखे हो? गोबर थापना मतलब समझते हो? जैसे गांव घर में गोबर रहता है, उसमें पानी मिला करके उसको गुलिया बनाया जाता है, गोल 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 गोल, फिर उसके बाद थापा जाता है। यस, तो बस वैसे ही यहाँ पर है कि जब खाना खा करके उसको चबाते हैं और चबा करके उसको सलाइवा से मिक्स करके गोल गोल बना दिया जाता है, ऐसे गोल गोल बन जाता है, तब अंदर जाता है, उसको बोलस कहते हैं।
क्या कहते हैं, बोलस। तो फूड फॉर्म्स बोलस, यहाँ पे फूड क्या बन जाता है सर, बोलस बन जाता है एंड मूव्स टू स्टमक, और वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है बाय पेरिस्टल्सिस। यहाँ पर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होते हैं, यही पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है ना, फैलना सिकुड़ना, इससे क्या होता है, वो खाना स्टमक में जाता है। अच्छा, ईसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, नो, नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ईसोफेगस में यानी ईसोफेगस में नो डाइजेशन, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही एब्जॉर्प्शन होता है, ना ही कोई डाइजेशन होता है, ना ही कोई एब्जॉर्प्शन होता है ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस का काम बस इतना है कि आपका खाना को कहां तक पहुंचा दे, पेट तक पहुंचा दे, माउथ से। अब थ्रू पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, अब ये खाना आ गया पेट में, स्टमक में। अब जब खाना स्टमक में आ गया तो ये ईसोफेगस है, खाना ये पेट में आ गया। ठीक है, अब ये पेट में आ गया तो खाना जब पेट में आ जाता है तो यहाँ पे खाना कुछ देर तक स्टोर होता है, करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे आपका मेन खेला शुरू होता है, मेन खेला एते होबे, मतलब यहीं पर मेन खेला होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर पाया जाता है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, और वो पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है, HCl, यही HCl है, एंड यहाँ पर रिलीज होता है एक एंजाइम पेप्सिन, वही HCl के प्रेजेंस में, HCl के उपस्थिति में वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंड फिर प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पर होता है, यानी कि पहली बार जो प्रोटीन का डाइजेशन है, प्रोटीन जो आप लोग प्रोटीन खाते हो ना, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं से शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट यहां से होता है, स्टमक से। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका पेप्सिन एंजाइम बनता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइजेशन पेट में भी नहीं होता है, मेन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, तो स्टमक की बात कर रहे हैं, तो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, HCl, और उसके साथ साथ पेप्सिन, उसके साथ साथ पेप्सिन, यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियां HCl और पेप्सिन स्रावित करती हैं, और ये पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड फूड बिकम्स सेमी लिक्विड, फूड थोड़ा सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। पहले बोलस था, सबसे पहले आपका खाना था, खाना किस में कन्वर्ट हुआ सर, बोलस में, जो कि आपके सलाइवा मिक्स होने पर, जब बोलस में आपका गैस्ट्रिक जूस मिल गया तो वो काइम में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, काइम में। यहाँ खाने में जब सलाइवा मिक्स हुआ, देखो मैं लिखते चलता हूँ, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से MCQs बने हैं। खाने में जब सलाइवा मिक्स हुआ तो वो बोलस हो गया, बोलस में जब गैस्ट्रिक जूस, क्या गैस्ट्रिक जूस यानी पेट वाला जूस, जिसमें HCl होते हैं, पेप्सिन होता है, ये सब मिला तो उसको काइम में कन्वर्ट किया। अब ये काइम जब आपके आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये काइल में कन्वर्ट हो जाएगा, काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इंटेस्टिनल जूस इसमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जब इसमें इंटेस्टिनल जूस है ना, इंटेस्टिनल जूस मिल जाता है तो वो काइल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर उसके बाद काइल के बाद वो फिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, फिसीज यानी मल, एंड फिर उसको एनस के द्वारा डिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाने का चक्र चलता है। सबसे पहले फूड उसको मुंह में डाले, चबाए, इसोफेगस में जाते थे तो क्या हुआ, बोलस। ठीक है, अब जब बोलस पेट में गया, वहां गैस्ट्रिक एसिड मिला तो वो काइम, एंड काइम जब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और इंटेस्टिनल जूस वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, वो सबसे मिला तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, काइल में, एंड काइल फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसके बाद वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है, मल में, एंड फिर मल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बोला स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करता है सर, तो ये रिलीज करता है HCl और पेप्सिन। क्या रिलीज करता है, HCl और पेप्सिन, और ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, एंड फूड बिकम्स सेमी लिक्विड, है ना, फूड क्या होता है, सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, भोजन अर्ध तरल काइम में बदल जाता है, करेक्ट। हाँ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करता हूँ, तो प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब खाना कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है, जो भी पेनक्रियाज वगैरह हैं, सिक्रीट एंजाइम्स लाइक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, पेनक्रियाज के जो भी एंजाइम्स हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, यानी पेनक्रियाज के जो लाइपेज है, एमाइलेज है, प्रोटीएज एंजाइम स्रावित करता है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, याद रखना, लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। लीवर क्या बनाता है, बोलो, बाइल बनाता है। लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है फॉर फैट डाइजेशन, फैट के डाइजेशन के लिए क्या बनाता है लीवर, है ना, बताओ लीवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। ठीक है, तो लीवर जो है वो बाइल बनाता है फॉर फैट डाइजेशन, फैट के डाइजेशन के लिए। यकृत वसा पाचन के लिए पित्त बनाता है। विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे विलाइज होते हैं, ये देखो इस तरीके से विलाइज होते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। तो यानी याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्राइमरी साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे प्राथमिक साइट है, यहीं पर मेन डाइजेशन होता है, यहीं पर मेन एब्जॉर्प्शन होता है। और जो एंजाइम्स हैं, जैसे पेनक्रियाज के कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, ये सब यहीं पर रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड लीवर का जो बाइल है, लीवर जो बाइल बनाता है, ये बाइल भी आपके डाइजेशन के लिए यहीं पर, जो कि फैट के डाइजेशन, याद रखना, लीवर बनाता है पित्त, बाइल को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में। याद रखना, बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, तो प्रोड्यूस करता है लीवर, कौन करता है, लीवर। एंड फिर स्टोर कौन करता है ना, बताओ, बाइल स्टोर कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर, कौन करता है, गॉल ब्लैडर, कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल प्रोड्यूस करता है कौन, लीवर, बाइल प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर, और बनाता कौन है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूस करता है लीवर, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में आपका स्टोर होता है। और किस चीज के लिए जरूरत होता है, ये फैट के डाइजेशन के लिए जरूरत होता है, फैट के डाइजेशन, ठीक है, फैट के एमल्सिफिकेशन के लिए। एंड सबसे ज्यादा आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही होता है। तो मेनली डाइजेशन जो भी होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, चलो, तो अब है फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ से मुख्यतः शुरू होता है, तो मुख्यतः एब्जॉर्प्शन शुरू और खत्म भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यही होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन डुओडेनम एंड जोजेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पता है ना आपको, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो मेनली आपके डुओडेनम और जेजुनम में जो भी पार्टिकल्स बने हैं, यानी कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स
बने हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो पोषक तत्व डुओडेनम और जेजुनम में अवशोषित होते हैं। शुगर एंड अमीनो एसिड्स एंटर इनटू द ब्लड, जो भी शुगर है या अमीनो एसिड है वो कहां चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। फैट एंटर्स इनटू द लिम्फ सिस्टम, मैंने बताया था फैट कभी भी ब्लड के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। फैट लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लैक्टियल्स लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है सर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो भी खाना मेन डाइजेस्ट वगैरह जो भी है सब हो गया। अब जो मल बना है तो मल थोड़ा लिक्विड है तो उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फॉर्म फीसिस फॉर एलिमिनेशन, जिससे फीसिस बनता है, सॉलिड फीसिस बनता है, जिससे यहीं पर सॉलिड फीसिस बनता है यानी सॉलिड मल बनता है, ठीक है। मल बनकर उत्सर्जन करता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर ओवरऑल क्या कर देता है, बाहर निकल जाते हैं फीसिस मल बन के। तो यानी आपने क्या देखा मेरे साथ, आप सभी लोग एक बार रहिए और मैं रिवीजन करवाऊंगा इसको, ठीक है। चलो भाई, मैंने क्या क्या बताया भाई, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले बताओ डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन में जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो सके, करेक्ट है ना। हाँ, एब्जॉर्प्शन क्या है सर, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स या वाटर या इलेक्ट्रोलाइट हमें ड्यूरिंग डाइजेशन प्राप्त हुआ उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अच्छा, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से। डाइजेशन कहाँ से है ना, डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से। कहाँ से शुरू होता है, माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। माउथ मतलब मुंह, ठीक है। अगर एक बच्चा बोल रहा है कि गाइड से भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखा हूँ, शॉर्ट करके आंसर लिखा हुआ है ना, और बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो मतलब वही है जो वो लिखना चाह रहा है, बट थोड़ा ये शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है। अगर आप अभी से बुक वाला मैं गाइड यहाँ पढ़ाने बैठूंगा तो फिर कंप्लीट हो पाएगा क्या, नहीं ना। तो ये टॉप 20 का आंसर है, इसके पीडीएफ को पढ़िए, मतलब वही है, कंसेप्ट वही है, बस वो बहुत लेंथी फॉर्म में बहुत डिटेल में दिया हुआ है गाइड में, इसमें थोड़ा कम देते हैं। चलो, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की मैं बात करता हूँ। तो माउथ, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, माउथ में ही बिगिन होता है विद मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, बहुत बढ़िया। यहीं पे चीविंग ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। और वो यहाँ पे सलीवरी ग्लैंड सलाइवा भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें माइलेज एंजाइम है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है, इसोफेगस में। इसोफेगस में क्या बन जाता है, वो फूड बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा खाना स्टमक में पहुंचा दिया जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं HCl और पेप्सिन, है ना। और ये पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक्स करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, और फूड बिकम्स सेमी लिक्विड काइम। फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जो प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन है, प्राइमरी साइट है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। पेनक्रियाज एंजाइम रिलीज करता है जैसे लाइपेज, एमाइलेज या प्रोटीएज। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल फॉर डाइजेशन, फैट डाइजेशन। एंड विलाई सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होते हैं, डुओडेनम और जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पर शुगर और अमीनो एसिड यहीं पर ब्लड में एंटर करते हैं, फैट्स लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ब्लड में एंटर कर जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ तो वाटर एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन, एंड यहाँ पे फॉर्म्स फीसिस फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। चलो, नहीं जी, जिसको लोगों को लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। हाँ, एग्जाम डेट आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा होता है बीटीयूपी का अक्सर, लेकिन होगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही, मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। सो आप लोग तैयार हो। चलो, क्वेश्चन है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यस, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करना आपका डाइजेशन कहलाता है। फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करना आपका डाइजेशन कहलाता है, करेक्ट। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन नहीं, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, यस, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्लड स्ट्रीम में अपटेक करना, ब्लड स्ट्रीम में लाना आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। आंसर सी, आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, जवाब दो। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उस एंजाइम का नाम है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज, करेक्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, स्टोमक। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, बहुत बढ़िया। बनता लीवर में है, स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब्स, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन, एंजाइम, फैट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेनली एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग या शॉर्ट 3 नंबर या 5 नंबर में 100% आएगा, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चंस, और 1 से 2 एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आएगा। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए, रक्त जमाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे ब्लड क्लॉट बनता है ना, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है।
तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? तो नॉर्मली क्या होता है भाई, ब्लड इस तरीके से फ्लो होता है, लेकिन कहीं पर सेल या टिश्यूज की इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लड प्लेटलेट्स बन जाता है। जैसे ब्लड क्लॉट दो तरीके, देखो ब्लड क्लॉट होना अच्छा भी है बुरा भी है, पता है आपको? ब्लड क्लॉट होना अच्छा भी है और बुरा भी है। पूछो कैसे? तो अगर जो कहीं पर इंजरी हुई और वहां पर ब्लड क्लॉट हुआ, मान लो कहीं पे कट गया तो ब्लड क्लॉट हुआ, जिससे ब्लड फ्लो बंद हो गया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन गया तो वो कह सकते हो कि मौत है, सीधा सीधा मौत, क्योंकि वो हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स को क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर अंदर में ब्लड क्लॉट बन गया तो ये थ्रोम्बस कहलाता है, ये थ्रोम्बस कहलाता है, एंड थ्रोम्बस इज नॉट गुड। अंदर में ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके ब्लड में एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है, हेपेरिन, और ये हेपेरिन आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन किसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा फेलियर हो गया तो ये चीजें क्लॉट बन जाती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम लोगों को अभी पढ़ना है, जिसमें ब्लड क्लॉट कैसे होता है, कब, जब किसी सेल या टिश्यूज में इंजरी होती है। मान लो यहाँ पे चोट लगा, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ क्लॉट बन गया, तब तो अच्छी बात है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, करेक्ट? हाँ। ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू जेल लाइक स्टेट। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है, चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू जेल लाइक स्टेट। यानी ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड से जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिंग अ क्लॉट, और क्लॉट बनाता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। किस चीज के लिए? ताकि ब्लीडिंग को रोक सके। व्हेन अ ब्लड वेसल्स इंज्यूर्ड, जब ब्लड वेसल्स इंज्योर्ड होता है तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यानी कि रक्त जमाव या रक्त का कोएगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एक तरल से जेल जैसी स्थिति में, किसमें? जेल जैसी स्थिति में बदलता है। और जब रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, क्या रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, तो रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनता है। यानी अगर कहीं पर ब्लड वेसल्स है, यहां चोट लगा और कट गया, जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए यहां पर रक्त का थक्का बन जाना, जो ब्लड लिक्विड है वो जेल लाइक स्टेट में आकर के यहां पर ब्लड के क्लॉटिंग को हो जाना, जैसे कि ब्लड फ्लो बने, ब्लड लॉस कम हो, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली आपके बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है और अंदर में ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाता है तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं, एंड थ्रोम्बस मौत का सौदागर है। नहीं, ये नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में बन जाता है, डिजीज कंडीशन है, बीमारी है वो, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन प्रोसेस है जिसमें ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में, और वो क्लॉट बनाता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके जब कोई ब्लड वेसल्स इंज्योर होता है, यानी कि उसमें चोट लगती है, जख्म होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग के मेनली 3 स्टेप्स हैं। मेनली कितने स्टेप्स हैं? 3 मेन स्टेप्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, जो कि कैस्केड होता है। कैस्केड मतलब एक सीक्वेंस में होने वाला प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। किसका कन्वर्ट होना? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, ये कन्वर्जन है। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। यानी आपको मैंने क्या बताया? रक्त जमाव यानी ब्लड कोएगुलेशन के 3 मुख्य प्रोसेस हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना, जिससे वो क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, जिससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, एंड वो थ्रोम्बिन जाके फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये फाइब्रिन मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि मेस लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जालनुमा संरचना बनाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त का स्राव कम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या होता है सर ब्लड क्लॉटिंग, तो चलिए आइए ब्लैक स्क्रीन पर देखिए। ब्लड क्लॉटिंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर? ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो कितने प्रोसेस में होता है सर? तो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो इसके 3 मेनली स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, पीए लिख देता हूं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन, अब जो ये थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा बताओ? अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल क्या कहते हैं आपका प्रोटीन है, जो कि आपके ब्लड को रोकने का काम करता है, ब्लड फ्लो को रोकने का काम करता है। कौन? फाइब्रिन, ठीक है। इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये एक रफली मैंने बताया। अब मेनली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, यही मेन 3 स्टेप्स है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, और फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। ये आपके 3 मुख्य चरण होते हैं किसके? ब्लड कोएगुलेशन के, यानी ब्लड क्लॉटिंग के। सबसे पहले स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है सर इसमें? सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण। क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। कहने का मतलब है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण रक्त कोएगुलेशन कैस्केड का पहला चरण है, जो द्वितीयक हीमोस्टेसिस में होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो, सबसे पहला प्रथम चरण ही होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना। कैस्केड का मतलब होता है जैसे सीढ़ी चढ़े हो, सीढ़ी चढ़ना मतलब होता है ना स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तब जाके छत पे चढ़ते हो, जस्ट लाइक दैट। कैस्केड मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होना, यह पहला स्टेप है किसके? ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस में, है ना, जो कि आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इंज्यूर, यानी जब अगर कोई ब्लड वेसल्स इंज्यूर्ड होता है, माने चोट लगा, तो प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स बिकम एक्टिवेटेड। उससे क्या होता है? प्लेटलेट्स और अदर फैक्टर्स एक्टिवेटेड होते हैं। देन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म, देन आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है।
यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कब बनता है? जब आपका किसी ब्लड वेसल्स वगैरह में चोट लगा तो उस समय पे प्लेटलेट वगैरह जो होते हैं वो और कुछ अदर फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं जिससे आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो गया तो वो क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इस प्रक्रिया के दौरान जब रक्त वाहिका में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स और अन्य कारक सक्रिय होकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। ठीक है, द एक्टिवेटर इनिशिएट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, यानी यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है अब इनिशिएट करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो। जब तक प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, और इसको जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, ये एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। अब जैसे ही हुआ कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, समझ रहे बात को? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में रूपांतरण करना। तो प्रोथ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2 इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है क्लॉटिंग फैक्टर का फैक्टर नंबर 2 है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है ना, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, एक्टिविन, जैसे याद रखना प्रो वर्ड जहां पे भी लगा रहा हो तो वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये प्रो है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिव है। अब ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसके माध्यम से? तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के माध्यम से। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है ये प्लाज्मा प्रोटीन है और थ्रोम्बिन का निष्क्रिय रूप है, यानी थ्रोम्बिन का इनएक्टिव रूप है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन द लीवर, इसीलिए कहा जाता है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि आपके लीवर में विटामिन के बहुत जरूरी है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए। यानी प्रोथ्रोम्बिन भी तभी बनेगा जब विटामिन के होगा। विटामिन के बहुत जरूरी होता है प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यस, अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा एंड थ्रोम्बिन फर्दर इनहेंस क्लॉटिंग बाय अफेक्टिंग फैक्टर 5। यानी अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? आगे जो ब्लड क्लॉटिंग नंबर फैक्टर 5 है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 8 है, 12 है, ये सबको क्या करता है? जो फैक्टर नंबर 13 है, ये सबको एक्टिवेट करता है। यानी सबको एक्टिवेट करते हुए अब क्या करेगा? सबसे पहला काम कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। तो आपके ब्लड में एक सोल्यूबल प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? सोल्यूबल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि ब्लड में घुला हुआ होता है। क्या होता है? ब्लड में घुला हुआ होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, जो कि इनसोल्युबल प्रोटीन है, जिससे ये मेश लाइक स्ट्रक्चर जालीनुमा संरचना बना लेता है। जालीनुमा संरचना बना लेता है जिससे क्या हो जाता है? आपका पूरी तरीके से घाव भर जाता है, मतलब वहां पर आपका जख्म पैक हो जाता है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में रूपांतरण, यानी फाइब्रिनोजेन जो फैक्टर नंबर 1 है वो कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की मदद से वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसकी मदद से? थ्रोम्बिन से। यहां से सवाल आया हुआ है, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? थ्रोम्बिन के द्वारा। वही बोल रहा है फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये याद रखना कि थ्रोम्बिन फॉर्म्स फाइब्रिन मोनोमर्स। थ्रोम्बिन क्या बनाता है सर? फाइब्रिन मोनोमर बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन मोनोमर बनाता है, विच पॉलीमराइजेज इनटू लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड। यानी थ्रोम्बिन है जो फाइब्रिन के मोनोमर्स बनाता है और वो फाइब्रिन मोनोमर्स आपस में मिलकर के एक थ्रेड बनाते हैं, फाइब्रिन का धागानुमा संरचना। यानी थ्रोम्बिन फाइब्रिन मोनोमर्स बनाता है जो कि आपस में जुड़कर लंबे फाइब्रिन धागे बनाते हैं। दीज फाइब्रिन थ्रेड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फैक्टर 13, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, उसके माध्यम से वो स्टेबल होता है। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ब्लड क्लॉट, जिससे स्टेबल ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए आपको एक चार्ट में दिखाऊंगा, मैं यहाँ ऐड तो नहीं किया हूँ लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, हाँ मैं अभी पीपीटी से निकालूं उससे अच्छा है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स चार्ट, जस्ट मैं आपको याद करवा देता हूं क्लॉटिंग फैक्टर्स के चार्ट। सारे फैक्टर्स को याद करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको याद रहना चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, यहां पे सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के चार्ट आ गए। इससे क्या होगा कि आपको समझना आसान हो जाएगा थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग के चार्ट अगर मिल जाए। ब्लड क्लॉटिंग स्टेप चार्ट, ब्लड क्लॉटिंग, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये वाला मेरे बुक में ऐड है ना। मेन ये लाइन है, यहाँ पे ये वाला इमेज की जगह पे मेरे ख्याल से ये वाला इमेज होना चाहिए था। चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ जस्ट, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से। भाई आजा 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 आजा, जीमी जीमी जीमी, आजा 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 रे आजा आजा। हाँ चलो आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो देखो यहाँ पर कितना अच्छा फ्लो चार्ट बना हुआ है ना। चलिए भाई, तो मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगा क्लॉटिंग फैक्टर्स, चैट ओपन करके, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए, चीजें अच्छे से याद हो जाएं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, देखो भाई, जब भी ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, मान लो यहाँ देखो ब्लड वेसल्स डैमेज हुए, करेक्ट, ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ,
तो वहां पर सबसे पहले हमारा क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहां पे क्या है, मान लो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बताओ, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है फिर, फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, जो सॉल्युबल प्रोटीन है, इससे क्या होता है, तब थ्रोम्बिन बनता है तो ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल मास है जिससे वो प्लेटलेट आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और पूरी तरीके से क्लॉट बन जाता है। समझ गए, यही स्टेप होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड चेंजेस कर जाता है, लिक्विड या जेल लाइक स्टेट से लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, हाँ, लिक्विड या जेल लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड क्लॉट बनता है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है व्हेन ब्लड वेसल्स इज इंज्यूर्ड। ठीक है, मेन 3 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, देन फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स का निर्माण होना, यानी सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है, तो द एक्टिवेटर्स इनिशिएट कन्वर्जन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाँ, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है आपका कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, वही लिखा हुआ है। यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन का। ठीक है, विटामिन के बहुत जरूरी होता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए आपके लिवर में। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एंड थ्रोम्बिन फर्दर आपके अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलकर के फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। किसको, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजेन एक सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वही बोला फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। ठीक है, एंड ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन मोनोमर्स बनाता है, फिर वो पॉलीमराइज होकर के फाइब्रिन थ्रेड्स बनता है एंड ये फाइब्रिन थ्रेड आपके स्टेबलाइज फैक्टर जो आपके फैक्टर नंबर 13 है उसके साथ मैच करके क्या करते हैं, स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाते हैं, स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाते हैं। करेक्ट, हाँ, चलो मोहम्मद आजम कह रहे हैं सर मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम स्टूडेंट की स्कॉलर क्यों नहीं आती है, पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे खुद स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, इसीलिए मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कभी ज्ञान नहीं देता हूँ। सरकार का पैसा लेने में बहुत, देखो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके होते हैं। फैक्टर नंबर 1 होता है फाइब्रिनोजेन, याद कर लो, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 होता है फाइब्रिनोजेन। ये लिखना नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एमसीक्यूज कई बार आते हैं, फैक्टर नंबर 1 कौन सा होता है, फैक्टर नंबर 2 कौन सा होता है। तो फैक्टर नंबर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा नंबर कैल्शियम है ना, चौथा नंबर कैल्शियम आयन, पांचवा नंबर लेबाइल फैक्टर, छठा नंबर में, छठा नहीं होता है, सातवां होता है स्टेबल फैक्टर, आठवां होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नौवां होता है क्रिसमस फैक्टर जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं, एंड फैक्टर नंबर 10 होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर नंबर 11 होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फैक्टर नंबर 12 होता है हेगमैन फैक्टर और फैक्टर नंबर 13 होता है स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, ब्लड क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या आरबीसी का निर्माण होता है, नहीं, कन्वर्जन ऑफ ब्लड इनटू जेल लाइक स्टेट, यस, ब्लड का कन्वर्ट होना जेल लाइक स्टेट में, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। आंसर नंबर बी करेक्ट। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए कौन से विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो विटामिन के, इसीलिए विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसीलिए ये जरूरी होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। करेक्ट, हाँ। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, तो प्लेटलेट्स के द्वारा, फाइब्रिन के द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा या कैल्शियम। तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा, किसके द्वारा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा। इतने सारे सवाल, ये देखो थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स विच क्लॉटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को। तो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए आपको मैंने बताया था, यहाँ देखो थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5, 8 एंड 13, 5, 8 और 13, 5, 8, 13। देखो ऑप्शन में है 5, 8, 13, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 5, 8, 13। इन सभी क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू, थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को किसमें, तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, आंसर डी है ना। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 19 को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईयर, आईज, स्किन विथ देयर क्लीन डायग्राम। यानी कि आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है ईयर के ऊपर, आईज के ऊपर, स्किन के ऊपर और उसके क्लीन डायग्राम बनाने हैं। एक्चुअली आपके सिलेबस में सेंस ऑर्गन दिए हुए हैं, मैंने बताया था उन 5 सेंस ऑर्गन होता है, पांचों के बारे में पढ़ना है। पांचों सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं सर, तो एक होता है कान जो कि हियरिंग के लिए यूज होता है, यानी कि आपको सुनाई देने के लिए। दूसरा नोज जो कि स्मेल के लिए, आईज देखने के लिए, टंग टेस्ट करने के लिए, एक्चुअली हैंड नहीं होता है स्किन होता है जो कि टच वगैरह सेंस वगैरह को फील करने के लिए, राइट। हाँ, तो यहां पर आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं सर, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए आईज, काफी बार पूछा हुआ है, आईज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईज है, आईज का स्ट्रक्चर, डायग्राम वगैरह सब कुछ। फिर ईयर है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कान के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पूछा गया है, डायग्राम वगैरह, एंड फिर स्किन, ये 3 है इंपॉर्टेंट ज्यादा। तो इसलिए ये 3 मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ 1 बाय 1। सबसे पहले कान करवाऊंगा, फिर आंख करवाऊंगा, फिर स्किन करवाऊंगा। ईयर, आईज एंड स्किन के क्लीन डायग्राम के साथ उनके बारे में लिखना है प्रॉपर्ली, अच्छे तरीके से, राइट। हाँ, मैं अगर बोलूँ कि ये तीनों में से कोई एक पक्का आएगा और इस लेक्चर से, एक सिंगल लेक्चर से आपके एग्जाम में मिनिमम 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, पक्का, श्योर शॉट। इसलिए आप
इसको छोड़ना नहीं। क्योंकि ये आईज, ईयर, नोज ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो पहले थोड़ा सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन वैसे ऑर्गन्स है विच हैव स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स दैट रिसीव स्टिमुली एंड कन्वर्ट देम इनटू द एप्रोप्रिएट नर्व इंपल्सेस। कहने का मतलब है सेंसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच हैव स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, जिसमें स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो स्टिमुली को रिसीव करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है एप्रोप्रिएट नर्व इंपल्स में। ठीक है, जिससे आप फील कर पाते हो अच्छा ये चीज है। यानी सेंसरी अंग वे अंग होते हैं जिनमें विशिष्ट तंत्रिका कोशिका यानी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो उत्तेजनाओं को प्राप्त करती है और उन्हें उपयुक्त तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करती है, जिससे हम फील कर पाते हैं अच्छा ये चीज है। जैसे मेरी आंखें हैं, तो आंखों से ये मैंने बोतल को देखा, तो कैसे हुआ, तो आंखों ने देखा और देखने के बाद वहां पे ऑप्टिक नर्व होता है आंख में, और वो नर्व जाकर के ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, यहां से स्टिमुली को रिसीव किया, उसको इंपल्स में कन्वर्ट किया ऑप्टिक नर्व, एंड फिर ब्रेन में जाकर के इसको पहचाने का अच्छा ये बोतल है, तब जाकर के मैसेज आएगा अच्छा ये बोतल है, तब पहचाने। तो जस्ट लाइक दैट सेंसरी ऑर्गन में कुछ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो स्टिमुली को रिसीव करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है नर्व इंपल्स में, देन उसको प्रोसेसिंग होती है, तो फिर आगे चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ईयर से स्टार्ट करना है। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका कान, ईयर मैंने बताया विद क्लियर डायग्राम, तो आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना है। कान की डायग्राम की मैं बात करूँ, ईयर के डायग्राम की मैं बात करूँ, तो ईयर में क्या क्या रहने वाला है सर, तो ईयर की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो ईयर की मैं बात करूँ तो ईयर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है एक्सटर्नल ईयर जो बाहर का कान का हिस्सा होता है, फिर मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या रहने वाला है, फिर मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूमंस हैव 1 पेयर ऑफ ईयर्स, यस मानव के पास एक पेयर ईयर होते हैं, एक पेयर मतलब है एक जोड़ी कान होते हैं, इधर भी 2। इट परफॉर्म्स मेनली 2 फंक्शंस, यस अभी तक आपने सिर्फ हियरिंग सुना होगा कि भैया हाँ सुनने में मदद करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस को मेंटेन करने में भी बहुत जरूरी है, यानी संतुलन बनाने में भी बहुत जरूरी होता है। याद रखना ह्यूमन ईयर का मेनली 2 फंक्शन है ना, मुख्यतः 2 कार्य है। यहाँ से एमसीक्यूज बन गए थे कि भाई मानव कान के क्या मुख्य कार्य है, हियरिंग ऑप्शन में था ही नहीं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था। अगर आप सही से बैलेंस बना के खड़े हो पा रहे हो, चल पा रहे हो बैलेंस में, क्योंकि कान के अंदर कुछ ऐसे पार्ट है इनर ईयर में, आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, यानी आपकी बॉडी को संतुलित रख पाता है। करेक्ट, हाँ। तो वही बोल रहा है कि मानव के पास एक जोड़ी कान होते हैं, इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होता है, संतुलन बनाना, इक्विलिब्रियम, और सुनाई यानी हियरिंग देना, है ना। क्या क्या होता है, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन बनाना और सुनाई देना। करेक्ट। 8th नर्व ऑडिटरी नर्व है, 8वां क्रेनियल नर्व होता है जो कि ऑडिटरी नर्व है, रिस्पांसिबल फॉर द सप्लाई, यानी कान को कौन सा नर्व सप्लाई देता है, ऑडिटरी नर्व, जो कि 8वां क्रेनियल नर्व है। 8वां तंत्रिका ऑडिटरी नर्व इसकी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि कान को कौन से नर्व से मिलता है, 8th क्रेनियल नर्व है जो कि ऑडिटरी नर्व है, जो कि आपके कान के मैसेजेस को पहुंचाते हैं। अब कान के 3 हिस्से होते हैं, देखो इट हैज 3 पार्ट्स, कान को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आउटर ईयर का हिस्सा, बाहरी कान का हिस्सा, बाहरी कान के हिस्से को हम लोग पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। बाहरी कान जिसको आउटर ईयर कहते हैं, इसी को हम लोग पिन्ना के नाम से जानते हैं। बीच वाला होता है मिडिल ईयर, बीच वाला होता है मिडिल ईयर, और अंदर वाला होता है इनर ईयर। क्या क्या मैंने बताया, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये 3 हिस्से होते हैं कान के। कान का ये 3 हिस्सा होता है। पहला क्या, आउटर ईयर सबसे बाहरी हिस्सा होता है, दूसरा मिडिल ईयर होता है, तीसरा इनर ईयर होता है। ये 3 हिस्से आपके कान के आपने देख लिए, ठीक है। सबसे पहले अब आउटर ईयर में क्या क्या आता है सर, अब उस डायग्राम की बात आती है जो डायग्राम आपको मैं दिखाना चाहता था। यस, ये देखो आउटर ईयर, आउटर ईयर में क्या क्या हिस्सा आता है कान का, तो आउटर ईयर में ये हिस्सा आता है, देखो ये बाहर का कान है ना, ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, एक्सटर्नल जो ये वाला है ना, ये पिन्ना है, ये क्या है, पिन्ना है। और कान के अंदर जहाँ पे गुज्जू फंसता है, आपको पता होगा, इसको एक्सटर्नल ईयर कैनाल कहते हैं। जहाँ कान में गुज्जू लग जाता है ना, बचपन में पिन डाल के खुद के निकालते थे, या तो जबकि वो गलत तरीका है, या फिर स्टिक वगैरह डाल करके कान साफ करते थे, हाँ, तो वो इसको कहते हैं एक्सटर्नल ईयर कैनाल, है ना, एक्सटर्नल ईयर कैनाल, जो कि आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, यानी बाहरी पार्ट है, ठीक है, आउटर ईयर है। एंड उसके साथ ये कान का पर्दा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में कान का पर्दा, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तीनों चीज आपके एक्सटर्नल ईयर के हिस्से में आते हैं। एक्सटर्नल ईयर यानी बाहरी कान का हिस्सा आता है, यानी कि बाहर से लेकर के अंदर तक का पर्दा तक आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। इसके अंदर जो ये तीनों अंदर का हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका मिडिल ईयर का पोर्शन है, जिसमें आपके कान की हड्डियां पाई जाती हैं। कान में मुख्यतः 3 प्रकार की हड्डियां हैं, स्टेपस, इनकस, मेलियस। यहाँ पे देखो दिखा रहा है मेलियस, इनकस, और ये है स्टेपस, इसमें नाम छूटा हुआ मैं देख देता हूँ, स्टेपस, ठीक है, ये है स्टेपस। तो आपको मैंने क्या बताया, स्टेपस, इनकस, मेलियस, ये आपके मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये 3 हड्डियां आपकी पाई जाती हैं किसके, कान में। फिर ये इनर ईयर होता है, इनर ईयर में कॉकलियर नर्व वगैरह होता है, कॉकलिया वगैरह होता है, यानी मिडिल ईयर में मेनली कान की हड्डियां पाई जाती हैं। तो चलो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। देखो कान के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर, जिसको हम लोग पिन्ना के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि कान का ये वाला हिस्सा होता है, इसमें इस तरीके से बना होता है, और ये इस तरीके से आपका ये हो गया। फिर ये आपका एक्सटर्नल ईयर कैनाल हो गया, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गए। तो ये तक हिस्सा आपका एक्सटर्नल ईयर होता है। फिर मिडिल ईयर में क्या पाए जाते हैं, ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर ऑसिकल, मैं यही लिख देता हूँ, ईयर ऑसिकल्स। क्या होता है ईयर ऑसिकल, कान की जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, उसको ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वो मिडिल ईयर में पाया जाता है। इनर ईयर, आंतरिक कान, इनर ईयर में आपके कॉकलिया वगैरह पाए जाते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटर ईयर देख लो। आउटर ईयर में क्या क्या होता है सर, तो आउटर और एक्सटर्नल ईयर एनाटॉमी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी जो आउटर या एक्सटर्नल ईयर है वो कुछ इस तरीके से पार्ट से बना हुआ है, यानी बाहरी या बाह्य कान की संरचना निम्नलिखित भागों में बांटी जाती है। पिन्ना इज द आउटर मोस्ट पार्ट, यस, पिन्ना जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है।
पिन्ना क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट है, आपने देखा। इट हैज़ वेरी फाइन हेयर्स एंड ग्लैंड्स, यानी ये जो पिन्ना होते हैं, ये जो बाहरी कान का हिस्सा है, इसमें छोटे छोटे बाल भी होते हैं। हाँ सर, वेरी फाइन हेयर्स भी होते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। द ग्लैंड सिक्रीट वैक्स, और वो ग्लैंड्स क्या बनाते हैं? वैक्स बनाते हैं, वैक्स मोम बनाता है। एंड इट प्रोटेक्ट्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट फ्रॉम द एंटरिंग। कुछ लोग कान में एकदम से गुज्जी नहीं देखना चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत गुज्जी भी रहना जरूरी है। गुज्जी यानी कि जो यहाँ पे वैक्स दिखता है आपको, वो बहुत जरूरी है। कारण क्योंकि वो गुज्जू क्या करता है, वो जो वैक्स रहता है कोई भी धूल कण मिट्टी उट्टी अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उसी में चिपक जाता है। समझ रहे बात को? हाँ, यानी कर्ण पटल जिसको पिन्ना कहते हैं, या कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। इसमें बहुत ही महीन बाल और ग्रंथियां होती हैं जो मोम यानी वैक्स का निर्माण करती हैं। विदेशी सूक्ष्मजीव यानी फॉरेन माइक्रोब्स और धूल के कणों को अंदर आने से, प्रवेश करने से रोकने का काम करता है। कौन? पिन्ना। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना तो आपने देख लिया सर, ये वाला पिन्ना है, ये पिन्ना है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये है ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिएटस, इसी को एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस भी कहते हैं, ठीक है, बाहरी कान का छेद दिख रहा है। इट इज कनेक्टेड टू पिन्ना, ये एक तरफ से पिन्ना से कनेक्टेड है। एंड एट द आउटर साइड में ये पिन्ना से, एंड एक्सटेंड टिल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड अंदर में ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम, इसी को हम लोग ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, ईयर ड्रम तक पहुंचा होता है। तो पूछा जाता है, बताओ भाई, एक्सटर्नल ईयर कैनाल कहां तक पाया जाता है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। कहां तक? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। इसमें भी वैक्स ग्लैंड्स होते हैं, दे आल्सो हैव वैक्स ग्लैंड्स। इसीलिए देखना, इसके अंदर आपके कान के अंदर गुज्जी बन जाते हैं, यहाँ पे वैक्स ग्लैंड्स है जो कि वैक्स वगैरह बनाता है। और वो वैक्स जरूरी होता है ताकि पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा हो जाए तो साफ कराना है, लेकिन हल्का फल्का जरूरी होता है, जिससे कि क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ना जाए। ठीक है, हाँ। तो वही बोल रहा है कि भाई बाह्य श्रवण नलिका यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मिएटस या कर्णपटल से जुड़ा होता है। कर्णपट्टिका यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्णपटल तक फैला होता है। इसमें भी मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं जो धूल और अन्य कणों से कान को सुरक्षा प्रदान करती हैं। करेक्ट, हाँ। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स और ईयर ड्रम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। स्किन कवर्स द आउटर पोर्शन एंड फॉर्म इनसाइड कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है, रुक जाओ, मैंने क्या बताया भाई? मैंने क्या बताया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, रुक जाइए, चूँकि आपकी क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई थी टाइम से, तो सेकेंड ईयर वालों का क्लास मुझे 1 बजे से करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका क्लास 12:30 से था। चलो, तो मैंने क्या बताया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम किससे बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। स्किन कवर करता है आउटर पोर्शन को फ्रॉम इनसाइड, इट इज इनसाइड से वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। यानी कर्णपट्टिका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको कर्णपटल ईयर ड्रम भी कहते हैं, यह संयोजी ऊतक से बना होता है। ये सब कर्णपट्टिका कर्णपटल सब याद मत रखना, मेनली ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम ये सब बोलना। इसकी बाहरी हिस्से की त्वचा परत होती है और अंदर से सलेस झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होता है। यानी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बाहर से स्किन से ढका होता है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से ढका होता है। ठीक है, हाँ। पिन्ना क्या करता है सर? ये जो पिन्ना आप देख रहे हो, ये जो पिन्ना देख रहे हो, ये पिन्ना क्या करता है? तो पिन्ना एक्चुअली रिसीव करता है साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। अगर किसी का कान काट के हटा दोगे, ये वाला भी काट, तो सुनाई में दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो भी बोलता है तो उसका वाइब्रेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो पिन्ना रिसीव्स अ साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, द साउंड वेव्स, यहीं से फिर साउंड वेव जाता है रिच एंड वाइब्रेट ईयर ड्रम, जैसे कि वो ईयर ड्रम कान के पर्दा को वाइब्रेट करता है थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यानी इसमें वाइब्रेशन होते हैं, तो वो उस वाइब्रेशन को, साउंड वेव्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है, इसमें वाइब्रेशन होता है जिससे सुनाई देता है। यानी कर्णपटल ध्वनि को ग्रहण करता है, यानी कि जो पिन्ना है ये ध्वनि को ग्रहण करता है, जो कंपन के रूप में होती है, यानी वाइब्रेशन के रूप में होता है। और ये ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स बाह्य श्रवण नलिका के माध्यम से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है और उसको कंपित कर देती है, जिससे कि कंपनित कर देती है। ठीक है, और उसमें कंपन होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर। समझ गए बात को? हाँ। तो भाई हमने क्या बताया? कान का 3 हिस्सा होता है। कान का 3 हिस्सा मतलब क्या क्या हुआ सर? आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, अब आउटर ईयर में क्या क्या होते हैं सर? तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और इसमें वेरी फाइन हेयर्स एंड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और ये ग्लैंड्स सिक्रीट करता है वैक्स भी सिक्रीट करता है, यानी मोम सिक्रीट करता है, और ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और डस्ट के एंटरिंग से बचाने का काम करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसी को हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को मिएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेडिएटस भी कहते हैं, जो कि पिन्ना से कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द पिन्ना। किससे कनेक्टेड होता है? पिन्ना से कनेक्टेड होता है, आउटर साइड बाहर से, एंड अंदर में कहां तक होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बाहर से पिन्ना से, और अंदर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम से। एंड इसमें भी वैक्स ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स बनाने का काम करते हैं। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, और स्किन कवर्स द आउटर पोर्शन फ्रॉम इनसाइड, यानी स्किन को बाहर से स्किन से कवर्ड होता है, एंड फ्रॉम इनसाइड इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर से वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पिन्ना जो है साउंड को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के फॉर्म में पिन्ना साउंड को रिसीव करता है, एंड साउंड वेव कहां पहुंचती है? ईयर ड्रम तक पहुंचती है, एंड वहां पे वाइब्रेट करती है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के द्वारा फिर सुनाई देता है। अब आते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में एक्चुअली कान की हड्डियां पाई जाती हैं। पूछा हुआ सवाल है कि बताओ कान की हड्डियां जो है ईयर ऑसिकल्स वो कहां होती है? तो मिडिल ईयर में होती है। तो मिडिल ईयर एनाटॉमी इज एज फॉलोज, मध्यम कान की संरचना निम्नलिखित है। इट कंटेन्स चेन ऑफ 3 टीनी बोन्स, 3 टीनी बोन्स है ना, 3 छोटी, टीनी मतलब होता है छोटी छोटी हड्डियां होती है। क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपस। सवाल एक बार पूछा गया, प्रेजेंट इन द सेम ऑर्डर, यहां से सवाल बने हुए हैं, किस ऑर्डर में होता है? कुछ लोग बोलते हैं स्टेपस इनकस मेलियस, कुछ लोग बोलते हैं इनकस मेलियस स्टेपस। नहीं, एक सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले एक कान में 3 हड्डी होती है, 2 कान में 6। ठीक है, सीक्वेंस में होता है। सबसे पहले मेलियस होता है, फिर इनकस होता है, फिर स्टेपस होता है। इसको याद रखने का तरीका हमने बताया था कि भाई कनबाली, कान की हड्डी को पूछेगा तो बोलना कनबाली, है ना। कनबाली समझते हो? अरे नहीं समझते हो? कनबाली, कनवा में शोभे वाली, जूड़ा पे लगा के जाली,
चाल चलेली मत वाली है ना। अरे कनवाली समझते हो, कनवाली होता है हम लोग की तरफ बोला जाता है, कनवाली होता है कान में लगाने वाला। कनवाली कौन लगाएगी? मिस लगाती है। अरे मिस लोग है ना। कनवाली कौन लगाती है? तो आपकी मिसेज लगाती है, ऐसा भी याद रख सकते हो। कनवाली कौन लगाएगी? तो आपकी मिसेज लगाएगी। आप तो नहीं लगाओगे, कनवाली आप पहनोगे नहीं, मिसेज लगाएंगी। तो मिसेज मतलब है MIS, याद रख लेना, MIS या MISES जो भी है मिसेज। तो याद रखना मिसेज में आपका M फॉर मेलियस, इनकस, स्टेपस, ये सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे कान की हड्डी की बात आएगी सीक्वेंस की, तो कान की हड्डी यानी कनवाली, और कनवाली कौन लगाती है? तो मिसेज लगाती है। तो MIS यानी मेलियस, इनकस, स्टेपस, ठीक है, एकदम सेम ऑर्डर में होता है। यानी ये 3 छोटी हड्डियों की एक श्रृंखला होती है जिसमें मेलियस, इनकस, स्टेपस जो इस क्रम में स्थित होते हैं। मेलियस के बारे में आगे मैं बताऊंगा। हैमर शेप्ड बोन है मेलियस जो है, वो हैमर शेप्ड बोन है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। अगर मैं अब डायग्राम दिखाऊं, देखो ये आपका इनर मिडिल ईयर है। अब मिडिल ईयर में 3 हड्डी है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, ये कान का पर्दा है, उससे जुड़ा हुआ है। देखो सबसे पहले हड्डी जिसका नाम है मेलियस, और ये हैमर शेप का होता है, हथौड़ा नुमा संरचना होता है, हथौड़े की नुमा संरचना होता है मेलियस। और फिर इसके बाद होता है ये इनकस जो एनविल शेप है, कुल्हाड़ी के समान होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है स्टेपस जो कि हॉर्स शू शेप है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपस एक सीक्वेंस में। मेलियस, देखो मेलियस, इनकस, स्टेपस, करेक्ट। हाँ, तो वही बोला मिडिल ईयर में आपके कान की हड्डियां कुछ इस तरीके से होती हैं। मेलियस या हथौड़े के आकार की हड्डी है, याद रखना हैमर शेप्ड बोन है। शेप से पूछा गया क्वेश्चन। मेलियस किस शेप का बोन है? तो हथौड़े के आकार का बोन है जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? अटैच्ड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, यानी ये हथौड़े के आकार की हड्डी होती है जो कि कर्ण पट्टिका यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, करेक्ट। हाँ, इनकस की मैं बात करूं, मेलियस, इनकस, स्टेपस। अब इनकस की मैं बात करूं तो इनकस इज एन एनविल शेप्ड बोन। एनविल मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। ये कुल्हाड़ी के समान संरचना वाली हड्डी है, प्रेजेंट बिटवीन द मेलियस एंड स्टेपस। मेलियस और स्टेपस के बीच में प्रेजेंट होता है। कहां पे? देखो मेलियस, इनकस, स्टेपस है ना, 3 बोन है इस सीक्वेंस में, मेलियस, इनकस, स्टेपस। तो इनकस कहां प्रेजेंट है? मेलियस और स्टेपस के बीच में, यस। तो अगर डायग्राम में भी देखोगे तो यस, ये मेलियस है, फिर ये इनकस है, और फिर ये स्टेपस है। तो मेलियस और स्टेपस के बीच में प्रेजेंट होता है इनकस बोन, ठीक है, इनकस। और ये कैसा शेप होता है? एनविल मतलब होता है कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी, देखे हो लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी होता है ना, यस। तो वो कुल्हाड़ी के आकार का ये हड्डी होता है। ये हड्डी कैसा होता है? कुल्हाड़ी के शेप का होता है, एनविल शेप्ड बोन होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनकस की। अब मैं बात करता हूं इनकस, वही है इनकस, ये गांव की ये अवाकिल है ना, एनविल शेप्ड की आकार होती है, कुल्हाड़ी इसको कहते हैं, मेलियस और स्टेपस के बीच स्थित होती है। स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी स्टेपस होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटा हड्डी कौन सा है भाई? स्टेपस है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी स्टेपस है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? स्टेपस हो जाएगा, स्टेपिस है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये स्टीरअप शेप्ड है। स्टीरअप समझते हो? स्टीरअप समझते हो? ये होता है स्टीरअप शेप। हॉर्स शू शेप समझते हो? ये इस तरीके का शेप को, ये जो इस तरीके का शेप होता है ना, स्टीरअप शेप, जिस पे पैर रख के आप चढ़ सकते हो। जैसे घोड़ा चढ़ने के लिए इस तरीके का शेप रहता है ना, देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा, ये ऐसा शेप होगा, एक इधर से है और ये इधर से है ना, ये ऐसा। तो ये ऐसे शेप को स्टीरअप शेप कहते हैं, जिसके ऊपर इस पे पैर रख करके आप चढ़ सकते हो, स्टीरअप शेप्ड, है ना। घोड़े के नाल के जैसा होता है, स्टीरअप शेप्ड होता है एंड अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। यस, ये अंदर में इनर ईयर में जो कोक्लिया पाया जाता है ना, इस कोक्लिया के ओवल विंडो से अटैच्ड होता है कि नहीं। हाँ, ये इनर ईयर की बात कर रहे थे भाई, मिडिल ईयर की बात कर रहे थे। यानी स्टेपस ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये स्टीरअप के आकार की होती है, कोक्लिया के अंडाकार खिड़की यानी ओवल विंडो से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं इनर ईयर। इनर ईयर, एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर में आपने देखा पिन्ना आ गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया। मिडिल ईयर में कान की हड्डी थी, मेलियस, इनकस, स्टेपस सीक्वेंस में। फिर उसके बाद इनर ईयर। इनर ईयर आर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इनर ईयर इज कॉल्ड लेबिरिंथ। इनर ईयर को लेबिरिंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेबिरिंथ। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स एंड सेक। यानी यहाँ पर कुछ इंटरकनेक्टेड कैनाल होते हैं, सेक होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। इंटरकनेक्टेड कैनाल और सेक होते हैं, यानी लेबिरिंथ आंतरिक कान के लेबिरिंथ कहा जाता है, ठीक है, इसको लेबिरिंथ कहा जाता है। आपस में जुड़े हुए नलिकाओं और थैलियों का समूह होता है। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लेबिरिंथ एंड सराउंडेड बाय फ्लूइड नोन एज पेरिलिम्फ। यानी ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये कनेक्ट किसके अंदर होता है? बोनी लेबिरिंथ के अंदर होता है ना। तो भाई मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लेबिरिंथ, करेक्ट। यानी ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये किसके अंदर होता है? बोनी लेबिरिंथ के अंतर्गत होता है। और बोनी लेबिरिंथ जो होता है एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है, इसका फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ। क्या नाम है? पेरिलिम्फ है उस फ्लूइड का नाम। यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज प्रेजेंट इनसाइड द बोनी लेबिरिंथ। यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसके प्रेजेंट होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोनी लेबिरिंथ के अंदर में प्रेजेंट होता है, और जो एक फ्लूइड से घिरा होता है उस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ, करेक्ट। फिर एंडोलिम्फ भी होते हैं, इस फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्फ इज फिल्ड विथ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यानी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसी से भरा होता है? एंडोलिम्फ से भरा होता है, ठीक है। हाँ, ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द कॉक्लिया एंड वेस्टिब्युलर apparatus मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस। यानी कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके इनर ईयर में। एक हिस्सा होता है कॉक्लिया, देखो यहाँ पर है ना, यहीं पे ऑडिटरी रिसेप्टर, यही कॉक्लिया है ना, इसी में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। यहीं पे सुनाई देता है कि हाँ भाई क्या चीजें हैं, ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होता है। और ये कॉक्लिया आपको क्या चीज में मदद करता है? बॉडी के बैलेंस बनाने में मदद करता है। इनर ईयर का एक अलग से स्ट्रक्चर है, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेस्टिब्यूल होते हैं, कुछ इस तरीके से कॉक्लिया होता है, ओवल विंडो होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इतना आप नहीं भी लिखोगे, वही एक डायग्राम बना देना, ये वाला नहीं भी बनाओगे चलेगा, ठीक है। ये था कान का स्ट्रक्चर, आउटर ईयर, इनर ईयर और आपके एक्सटर्नल ईयर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूं, क्वेश्चंस करके दिखाना, फिर मैं आपको आईज पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करके देखो, क्वेश्चंस करके देखो, टेक 1 सेकंड। चलिए मैं आप लोगों के चैट सेक्शन को ओपन करता हूं ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखो।
हाँ जी, विच बोन आर प्रेजेंट इनसाइड मिडिल ईयर, विच बोन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में कौन से बोन्स होते हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला, मेलियस इनका सिस्टिपस, रेडियस अल्ना ह्यूमरस, कार्पल्स। तो याद रखना MIS मिस, है ना, विच बोन्स प्रेजेंट इनसाइड द मेलियस, मिडिल ईयर में कौन कौन सी हड्डी होती है, तो मिस होती है, यानी हड्डी का नाम याद रखना मिस से। तो भाई कनबाली, कान की हड्डी यानी कनबाली कौन पहनती है, मिसेस पहनती है, तो मेलियस इनका सिस्टिपस, ये तीनों, ठीक है। हाँ, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ इन द बॉडी, बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताओ भाई, सबसे छोटी हड्डी, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेपस। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन। कल के क्विज ग्रुप में मैंने यही सेट किया था, जो सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर क्विज चल रहा है उसमें मैंने ये क्वेश्चन सेट किया था, लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी, लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी। तो आंसर आ रहा है फीमर, हाँ करेक्ट, बहुत बढ़िया। जो लोग जान रहे हैं बहुत अच्छी है, नहीं जान रहे याद कर लो, फीमर जो कि थाई बोन होता है, जांग की हड्डी होती है, थाई बोन जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। हाँ, फीमर होती है, फीमर, वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी स्टेपिस और फीमर होती है थाई बोन। अगर आप इस तरीके के एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली क्विज खेलना चाहते हैं, तो सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ जाइए। मात्र 299 में पूरे 1 साल तक आपको डेली क्विज कराया जाएगा एंड हर रोज आपके नॉलेज बढ़ते रहेंगे एंड उसका लाइव डिस्कशन भी होता है, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू, यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू, यूस्टैचियन ट्यूब, खैर मैंने अभी आपको कान में पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यूस्टैचियन ट्यूब जो होता है ना, कई बार आप देखना कि खाना पानी पीते हो और खाना मतलब कान से पानी निकल जाता है, होता है ना। हाँ, तो यूस्टैचियन ट्यूब चूंकि वो फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, यूस्टैचियन ट्यूब एक ट्यूब है जो कि कान से कनेक्टेड होता है फेरिंग्स तक, है ना। कहाँ से होता है, कान से आने वाली ट्यूब होती है जो कि फेरिंग्स से जुड़ी होती है, गले से जुड़ी होती है, सी फेरिंग्स से जुड़ी होती है, करेक्ट। कॉकलिया इज प्रेजेंट इन आउटर ईयर, मिडिल ईयर, स्किन, इनर ईयर। कान के किस हिस्से में कॉकलिया प्रेजेंट होता है, तो कॉकलिया ये वाला हिस्सा है जो इस तरीके से घुमा घुमा रहता है, मतलब भाई कॉकलिया कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने बताया था, ये देखो कान का एक्सटर्नल ईयर है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडिल ईयर है, यहाँ पे एनविल शेप का हड्डी है, फिर ये सॉरी हैमर शेप का, फिर एनविल है, फिर ये इस तरीके से। तो आप इस तरीके का मिडिल ईयर हो गया या एक्सटर्नल ईयर हो गया, तो ये इनर ईयर में प्रेजेंट होता है ना। थोड़ा कान की हड्डी के लिए डायग्राम वगैरह देख लेना, इजी डायग्राम अच्छा रहेगा। चलो तो कान के बारे में समझ में आ गया सबको, ईयर कंप्लीट हो गया, बताओ। तो मैं आईज पढ़ाऊंगा, अभी ईयर हो गया तो मैं आईज पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आईज के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। आईज, ईयर हो गया करेक्ट, तो एक बार कमेंट में सारे बच्चे दिल बना दो, ईयर के ऊपर हो गया तो अब आईज स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट में सारे बच्चे दिल बना दो, सारे स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया। अब है आईज, नहीं ईयर, ईयर कान, सॉरी आंख। तो आई एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, हाँ भाई स्फेरिकल होता है, चौखुट्टा आंख थोड़ी होता है, स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इनसाइड द ऑर्बिटल कैविटी। ये वाली कैविटी को देखो, ये वाली कैविटी जो दिख रही है ना खाली अंदर में कैविटी, इसको ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होता है जो रिसीव करता है लाइट को एंड सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व से सप्लाइड होता है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जुड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, यानी आंखों के मैसेज को दिमाग तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिक नर्व यहाँ पे होते हैं जो कि सेकंड क्रेनियल नर्व है। और कान में क्या था, 8वां क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी नर्व। आंख एक गोलाकार संरचना है जो नेत्र गुहिका में स्थित है, यानी ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट है, और ऑप्टिक तंत्र यानी सेकंड क्रेनियल नर्व द्वारा आपूर्ति प्राप्त होती है। दे वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एबल टू जज द डिस्टेंस, करेक्ट। भाई आपके जो भी कितने दूर है पार्टी, कोई भी मतलब आप सामान देख रहे हो कितना दूर है मेरे से, वो कैसे जज करोगे, आंख से ही देख के। जज द डिस्टेंस एंड व्यू द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आप पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को देख सकते हो 3D स्ट्रक्चर में, किसकी वजह से, आंख में। तो आंख की वजह से आंखें समन्वित तरीके से कार्य करती हैं जिससे दूरी का अनुमान और त्रियामी दृष्टि संभव होती है, ठीक है। और आंख का ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बाहरी हिस्सा है। जैसे आंख में सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये अंदर का ये ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका प्यूपिल कहलाता है, ये आपकी प्यूपिल यानी इसको हिंदी में पुतली कहते हैं। और फिर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, जो कलर्ड पोर्शन होता है, जो कलर्ड पोर्शन होता है ना, ये जो कलर्ड पोर्शन होता है ये आपका आइरिस है, ये क्या है, आपका आइरिस है। और ये वाइटिस वाला जो पार्ट है ना, ये जो वाइटिस वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाइट पार्ट दिख रहा है ना, ये स्क्लेरा है, और ये ऊपर में आईलिड है। समझे बात को, यानी आंखों के अंदर सबसे बाहरी स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मैं देखो आंख बना रहा हूँ, ओहो हो, ये कौन सा आंख बन गया जी मेरा, चलो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आइरिस हो गया है ना, ये आपका प्यूपिल हो गया, ये आपका स्क्लेरा हो गया, ये आपका स्क्लेरा हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्यूपिल हो गया, ये आपका आइरिस हो गया, ये आपका स्क्लेरा हो गया, और ये आपका आईलिड हो गया, ठीक है। चलो तो ये एक्सटर्नल ईयर आई स्ट्रक्चर है, बाहर से है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आईज, है ना, कान के बाहरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं हम लोग। हेलो, नमस्ते, मैं क्लास प्लस से खुशी बात कर रही हूँ, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? जी बताइए। मैं देख सकती हूँ कि आप क्लास प्लस ऐप इस्तेमाल करते हैं, क्या आप अपना खुद का ब्रांडेड ऐप बनाना चाहते हैं? अरे यार, चलो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आईज, आईज के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। द पार्ट ऑफ आईज दैट आर विजिबल एक्सटर्नली इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी आंखों के कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आईज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आंख के वे भाग जो बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, सबसे पहला स्क्लेरा, ये व्हाइट विजिबल पार्ट है, व्हाइट। और कंजक्टिवा, इसी आंख के ऊपर एक लेयर पतली झिल्ली होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। और आई रेडनेस जो आता है वही कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो स्क्लेरा क्या है, एक व्हाइट विजिबल पोर्शन है आंखों का,
इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट, जो कि आंख के अंदर के हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। यानी स्क्लेरा या आंख की सफेद दिखाई देने वाली जो सफेद वाला पोर्शन है, यह घने संयोजी उत्तक से बना होता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है। कंजक्टिवा, तो मैंने बताया स्क्लेरा के ऊपर एक पतली लाइनिंग होती है, इट लाइंस द स्क्लेरा, स्क्लेरा को लाइनिंग करने का काम करता है, एंड इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इट कीप्स आवर आईज मॉइस्ट, यानी आपके आंखों को मॉइस्ट करने का रखने का काम करता है, एंड क्लियर प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन बाय सेक्रेटिंग म्यूकस एंड टीयर्स। ये कंजक्टिवा कुछ म्यूकस और टीयर सेक्रेट करते हैं जिससे आंखों को मॉइस्ट रखते हैं और आंख को क्लीन करके रखने का काम करते हैं, ये कंजक्टिवा। यानी स्क्लेरा को रेखांकित करती है, स्क्लेरा के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो कंजक्टिवा होती है। ठीक है। हाँ, कॉर्निया क्या होता है सर? तो इट इज ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई। अगर कान के स्ट्रक्चर को मैं दिखाऊं तो ये देखो, सॉरी कान नहीं, आंख के स्ट्रक्चर को, तो आंख का स्ट्रक्चर देखो, ये बाहर से होता है, वो तो भाई उधर वो स्ट्रक्चर नहीं, मतलब वो स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाना है तो वो भी बना दीजिए, ये भी बना दीजिए। ये एक्चुअली इनर ईयर का स्ट्रक्चर होता है। इनर ईयर में मतलब पूरे अच्छे तरीके से एनाटॉमिकल व्यू है इसमें। कान का सबसे बाहरी पोर्शन ये कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद ये क्या होती है? आइरिस। ये वाला जो हिस्सा होता है ये आइरिस होता है। ठीक है। आइरिस के बाद ये पीछे होता है लेंस, एक सीक्वेंस में, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे लेंस, एंड लेंस के पीछे ये होता है विट्रस ह्यूमर, अंदर में पूरा फ्लूइड भरा होता है, जेली टाइप का फ्लूइड होता है, एंड फिर ये पीछे होता है रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। हाँ, और रेटिना में ही और लास्ट में लगा होता है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके जाने का काम करता है। और आइरिस और कॉर्निया के बीच में देखो, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसके बीच में जो आइरिस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में उसको विट्रस ह्यूमर या फिर चैम्बर कहते हैं। और ये बाहर से जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आउटर लेयर, इसको स्क्लेरा कह देते हैं। ठीक है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैंने क्या बताया? कॉर्निया, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया सबसे बाहरी होता है, देखो स्ट्रक्चर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है इससे, ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई है, आगे का हिस्सा होता है फ्रंट पार्ट है, विच कवर्स द प्यूपिल, जो प्यूपिल को कवर करता है, एंड आइरिस को, यानी प्यूपिल, जैसे मैंने आपको बताया आंख के अंदर ये स्क्लेरा वाला ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, इस दोनों को कवर करने का काम कॉर्निया करता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है लेंस की तरह। तो ये लेंस नहीं है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट एंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई है जो कि कवर करता है प्यूपिल और आइरिस को। मेन फोकस इज टू रिफ्लेक्ट द लाइट अलॉन्ग विद द लेंस, यानी इसका मेन काम है लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस के लिए आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करना। ठीक है। यानी कॉर्निया या आंख का पारदर्शी अग्रभाग होता है जो पुतली और आइरिस को ढकता है। इसका मुख्य कार्य लेंस के साथ मिलकर प्रकाश का अपवर्तन करना है। फिर आइरिस का काम क्या है सर? अब जैसे मैंने बताया ये आंख है, ये आंख में ये आपका हो गया क्या, क्या कहते हैं, ये बीच में प्यूपिल है, ये आइरिस हो गया, तो इसके ऊपर कॉर्निया होता है। तो आइरिस का काम क्या है? इट इज अ पिगमेंटेड, देखो मोनालिसा जिसका ब्राउन आई था तो काफी पॉपुलर हो गई, फिर कुछ कांड भी कर दी, तो अलग अलग कान के हिस्से मतलब आंख का पार्ट होता है कुछ पिगमेंटेड, ये पिगमेंटेड पार्ट है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई है, यानी आंख का कलर्ड पोर्शन है, विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है, जो कि बाहर से दिखता है। इट्स मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स, यानी ये आइरिस का मुख्य कार्य होता है कि प्यूपिल के साइज को मेंटेन करना। जैसे मान लो अगर आप धूप में जाते हो तो प्यूपिल संकुचित हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम रोशनी में आते हो तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। देखना आप गौर करना, कभी भी अचानक से धूप से रूम में आते हो तो अंधेरा लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका प्यूपिल बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड है। फिर धीरे धीरे प्यूपिल अपने आप सिचुएट होता है। तो लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग प्यूपिल अपना साइज बड़ा करता है, छोटा करता है, जिस फेनोमेनन को माइड्रियासिस और म्यूसिस कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो कौन करवाता है? आइरिस करवाता है। तो आइरिस एक पिगमेंटेड पार्ट है, कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई है, जो कि बाहर से दिखता है, एंड इसका मेन फंक्शन है प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करना। ठीक है। आइरिस आंखों का रंगीन भाग होता है, इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश के अनुसार पुतली को आकार में नियंत्रित करना। फिर प्यूपिल, इट इज द स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ये स्मॉल अपर्चर है, छोटा सा अपर्चर है जो कि आंख के बिल्कुल बीचों बीच होता है, एंड इट अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना, यहीं से लाइट एंटर करता है, यही प्यूपिल से लाइट एंटर करता है और रेटिना पे फोकस करता है। ठीक है। हाँ, फिर पुतली या आइरिस का केंद्र में स्थित होने वाला छोटा छिद्र होता है जो कि प्रकाश को अंदर प्रवेश करता है और रेटिना पर फोकस करता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब बाहरी स्ट्रक्चर में आते हैं, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, जो कि बाहर से ही दिख रहा है। देखो आइरिस, प्यूपिल है ना, प्यूपिल इसमें नहीं दिखाया गया, कॉर्निया, तो मैंने बताया दो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, एक आपका ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ये आइरिस है, बीच में प्यूपिल है, ये स्क्लेरा है। ठीक है, ये सब दिखाना है। फिर उसके बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हो, बाहर से ये कॉर्निया है, फिर ये बीच में आइरिस है, फिर ये लेंस है। ठीक है। हाँ, चलो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंटरनल कंपोनेंट्स में आपके आ जाते हैं लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। मानव आंख में कैसा लेंस होता है? बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स का मतलब है दोनों तरफ से उभरा हुआ, दोनों तरफ से उभरा हुआ ऐसा लेंस होता है। देखो लेंस दो प्रकार का, एक ऐसा भी लेंस होता है, ये अलग है बाइकॉन्केव, ह्यूमन आई में ऐसा नहीं होता, मानव आंख में ऐसा होता है बाइकॉन्वेक्स, इधर से भी उभरा हुआ, इधर से भी उभरा हुआ। तो मानव आंखों में जो लेंस होता है वो कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, दोनों तरफ से उभरा हुआ, उसको बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। इसको हम लोग बाइकॉन्वेक्स शेप कहते हैं, इसको हम लोग बाइकॉन्वेक्स है ना शेप कहते हैं। ये देखो मानव आंखों में जो क्या कहते हैं, ये कैसा शेप होता है? बाइकॉन्वेक्स शेप होता है। देखो इधर से भी बाइकॉन्वेक्स शेप होता है, बहुत बढ़िया। तो ये एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस है आंख का। द लेंस इज अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी बाय लिगामेंट्स, लेंस जो है सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है बाय द लिगामेंट्स, यानी यह एक पारदर्शी द्वितल लेंस होते हैं जो सिलियरी बॉडी से लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। द लेंस अलॉन्ग विद कॉर्निया रिफ्लेक्ट लाइट सो दैट फोकसेस ऑन द रेटिना, यानी ये जो लेंस है, लेंस अलॉन्ग विद कॉर्निया, लेंस अलॉन्ग विद कॉर्निया, कॉर्निया के साथ साथ ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सो दैट है ना, देखो ये जो लेंस है कॉर्निया के साथ साथ रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सो दैट इट फोकसेस ऑन द रेटिना, ताकि रेटिना पर फोकस बन सके। ठीक है।
रेटिना का मुख्य कार्य क्या है सर? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, आंख का सबसे अंदर वाला लेयर है, यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इट इज लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ कैमरा। कैमरा का फिल्म होता है ना जिसपे प्रतिबिंब बनते हैं, जस्ट लाइक दैट आंखों का कैमरा का फिल्म है ये रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यह आंखों की सबसे भीतरी परत है, यह प्रकाश का संवेदनशील हिस्सा होता है, कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स आर प्रेजेंट इन देम, इसमें 3 लेयर न्यूरल सेल्स पाए जाते हैं। न्यूरल सेल्स के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। दे आर गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स, इसमें गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। इट कन्वर्ट्स इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस, ये इमेज को इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में, जैसे आपके रेटिना में इमेज बना उसको इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में कन्वर्ट किया फॉर विजुअल परसेप्शन बाय द ब्रेन, और ब्रेन में भेजा ताकि ब्रेन में विजुअल परसेप्शन बने कि हाँ भाई वो दिख रहा है। चित्र को विद्युत तंत्रिका आवेग में बदलती है ताकि मस्तिष्क द्वारा दृश्य तक पहचान सके। फिर ऑप्टिक नर्व, तो वही रेटिना में जो भी बना उस स्टिमुली को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आईज, मैंने बताया देखो आंख के जस्ट पोस्टीरियर हिस्से में होता है, हाँ, एंड पोस्टीरियर पोर्शन में होता है। एंड द ऑप्टिक नर्व कैरी ऑल द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से जितने भी नर्व इंपल्सेस हैं उसको लेता है एंड ह्यूमन ब्रेन तक भेजता है ताकि परसेप्शन बन सके, यानी उसको देखने के लिए समझ में आ सके। यह आंख के पीछे स्थित होती है, रेटिना से सभी तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तक लेके जाती है। फिर है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, देखो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ये एक्वस ह्यूमर वाटरी नेचर होता है, पतला होता है, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, जबकि लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर होता है। यही अंतर है। ये एक वाटरी फ्लूइड है, पानी जैसा फ्लूइड है, प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। जैसे ये देखो, ये आपका कॉर्निया है, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है, ये लेंस है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कह देंगे, और लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है तो उसको विट्रस ह्यूमर कह देंगे। इट नरिशेस द आई, आंख को नरिश करने का काम करता है, कीप इट्स इन्फ्लेटेड, और आंख को इन्फ्लेटेड रखने का काम करता है। एंड यही एक्वस ह्यूमर जब बहुत ज्यादा बन जाता है तो एक बीमारी होती है ग्लूकोमा, है ना, ग्लोकोमा, ग्लोकोमा, ठीक है, ये देख लेना। फिर विट्रस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट है ना, GLAUCOMA, ग्लोकोमा, ठीक है। फिर विट्रस ह्यूमर ये वाटरी नेचर नहीं होता, ये थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आंखों के शेप को मेंटेन करता है। ये देखो ये विट्रस ह्यूमर है जो कि आंखों के शेप को मेंटेन करता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जिसमें वाटर होते हैं 99% और कोलाजन प्रोटीन वगैरह होता है। यानी यह एक पारदर्शी जेली जैसी पदार्थ है जो कि लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है, इसमें 99% पानी, कोलाजन और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर इज टू प्रोटेक्ट द आईज एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप। मेन फंक्शन जो है विट्रस ह्यूमर का वो क्या है? तो आंखों को प्रोटेक्ट करना है, इज टू प्रोटेक्ट द आईज एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप, और आंखों के शेप के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करना है। यानी विट्रस ह्यूमर का मुख्य कार्य है आंखों की सुरक्षा करना और गोलीकार आकृति देना, गोलाकार आकृति बनाए रखना, ठीक है। हाँ, ये था आंख के बारे में। अब स्किन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो भैया स्किन के बारे में पढ़ लो। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यस सर, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। एक ही देख रहे हो, एक ही स्किन, वही चमड़ी सबसे कनेक्टेड है, एक ही ना चमड़ी है जी, पूरे बॉडी को कवर करता है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन है। एंड इट हैज इंप्रेसिव एंड वाइटल ऑर्गन। यस, ये एक इंप्रेसिव और वाइटल ऑर्गन है। इंप्रेसिव मतलब है कि आप समझ सकते हो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वाइटल मतलब होता है, इंप्रेसिव मतलब इसी को देख करके, है ना, गोरा काला सब इसी से डिसाइड होता है। तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। इट इज फ्लेसी सरफेस विद हेयर्स, एक फ्लेसी मांसपेशीय संरचना है, इसमें हेयर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, नेल्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स व्हिच एनकोर हेयर स्ट्रैंड्स इनटू द स्किन। यानी यह मांसल सतह होती है जिसमें बाल, नसें, ग्रंथियां और नाखून होते हैं। इसमें बालों के रोम होते हैं जो बालों को त्वचा में पकड़ते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड एनवायरनमेंट। ये बाहरी और आंतरिक वातावरण में बैरियर का काम करते हैं। स्किन हैज डिफरेंट थिकनेस एंड टेक्सचर्स, यानी त्वचा की मोटाई और बनावट अलग अलग होती है। स्किन अंडर द आई इज थिन बट थिक एट सोल्स एंड पाम्स, यानी आंखों के आसपास की स्किन थोड़ी पतली होती है, और सोल्स और पाम यानी कि जो पैर के नीचे फिट वगैरह होते हैं, पाम वगैरह वहां पे मोटे होते हैं, डिपेंड करता है इस जगह कहाँ है, ठीक है। स्किन एक्वायर्स एन एरिया 20 स्क्वायर फीट ऑफ आवर बॉडी सरफेस, हमारे बॉडी सरफेस का लगभग 20 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या है सर? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग थ्रू आउट आवर बॉडी, यानी पूरे बॉडी में प्रोटेक्टिव कवरिंग काम प्रोवाइड करता है। एंड एक्ट एज अ बॉडीज इनिशियल बैरियर, एंड बॉडीज के इनिशियल बैरियर के रूप में काम करता है। ये पूरे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है एंड बाहरी हानिकारक पदार्थों को प्रथम रक्षा प्रदान करती है। हेयर इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, यानी हेयर जो बने होते हैं इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, यानी स्किन के जो ये वाला डायग्राम बना देना, मजा आ जाएगा। स्किन के जो स्ट्रक्चर्स हैं मेनली 3 लेयर्स में बने होते हैं। कितने लेयर में होते हैं सर? 3 लेयर में मुख्यतः होते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर है एपिडर्मिस, क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद मिडिल लेयर है डर्मिस, उसके बाद है हाइपोडर्मिस। ये देखो स्किन का लेयर है जहां हेयर्स वगैरह होते हैं, एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नीचे मसल सेल। तो ये 3 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। EDH, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। यानी फंक्शन ऑफ द स्किन प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन, रोग जनकों से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी की हानि से रोकता है, एंड सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, पेन, टच, यानी गर्मी, ठंडी, दर्द, सब चीज का अनुभव होता है स्किन को। रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, अगर ज्यादा गर्मी है तो भैया आपके बॉडी में स्वेटिंग करवाता है। स्टोरेज ऑफ फैट एंड वाटर, कुछ फैट और वाटर को स्टोर करके रखने का काम करता है। एंड एक्ट एज अ रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी, स्किन के रूट से भी कुछ दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर टॉपिकली भी दवाएं लगाई जाती हैं। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। इस तरीके से स्किन छोटा सा पार्ट था उसको करा दिया गया, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ जो आईज और स्किन से पूछे गए हैं। ये देखो क्वेश्चन है आइरिस कंट्रोल। आइरिस क्या कंट्रोल करता है? लाइट एंट्री, ब्लड फ्लो, नर्व सप्लाई या टेम्परेचर? आप सोचो। तो आइरिस जो है, ये आइरिस, इसमें ये आइरिस है, बीच में प्यूपिल है, तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और प्यूपिल से ही लाइट एंट्री होती है। तो कितना लाइट एंटर होगा ये कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस ही तो करेगा। यस, तो लाइट की एंट्री को कंट्रोल, क्योंकि प्यूपिल को साइज बढ़ाना घटाना, प्यूपिल से ही लाइट एंट्री करती है, तो प्यूपिल के साइज को बढ़ाना घटाना आइरिस का काम है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा लाइट एंट्री, है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जवाब दे रहे हो ए। अगला सवाल है आपका, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया, लीवर, ब्रेन, स्किन, हार्ट। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी,
चलिए तुरंत खत्म हो जाएगा, टेंशन न लीजिए। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो भाई स्किन, स्किन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, ठीक। सी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज, स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, आंख का जो फ्रंट पार्ट हो और ट्रांसपेरेंट हो वो होता है कॉर्निया। सबसे पहले ये होता है, देखो आइरिस, प्यूपिल, इस दोनों को कवर करता है ट्रांसपेरेंट पार्ट, कॉर्निया। आंसर बी। चलो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले क्लास में पार्ट 20 करेंगे और इसी के साथ आपका पूरा एकदम टॉप 20 सीरीज खत्म होने को है, अगले एक क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए एंड यूं ही क्लासेस को अटेंड करिए। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में आपने ईयर पढ़ा, आईज पढ़ा, स्किन पढ़ा, ये तीनों पढ़ लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 20 लेक्चर देखने वाले हैं एंड ये पार्ट 20 लेक्चर में आप सभी लोगों का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर है एचएपी के टॉप 20 सीरीज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कुछ इस तरीके से है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है भाई? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या होते हैं, इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा बताइए, ठीक है। हाँ, तो नर्वस सिस्टम में ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। देखिए भाई, आपके बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं, क्लियरिफिकेशन होगा तभी जाकर के आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। जो आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम है, इसके दो हिस्से होते हैं मेनली, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उससे जुड़ा हुआ अस्थि मज्जा, ठीक है। सॉरी, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु इसको हिंदी में कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल, ये देखो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी आपके नर्व्स जुड़े होते हैं, यानी कि ब्रेन से जो जुड़ा हुआ इसको क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जिसको जुड़ा हुआ स्पाइनल नर्व, तो ये क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट। हाँ, अब मैं बात करूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एक सेकंड रुक जाइए, कहां गया इरेजर, यस ये है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें आपके हार्ट मसल्स आते हैं, स्मूथ मसल्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करता हूं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन। क्या क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या अंतर होता है सर? तो मैंने देखो क्या बताया आपको, बताओ भाई, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक होता है सीएनएस, यह पूछा जाता है कि भाई सीएनएस में क्या क्या होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ सवाल जवाब के साथ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, आपको चीजें क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी और मेरे लिए थोड़ा पढ़ाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिएगा, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ भाई, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तब तो हम मारे छुड़वाने में दंगा फैला देते आप लोग। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अनपढ़ गवार लोग आए हुए हैं क्लास में सही बता रहे, अनपढ़ वाला काम कर रहे हो यार, दंगा हो जाता और फिर हम वही दंगा और मार कोई छुड़ाने में लगे रह जाते जिस हिसाब से आप लोग का लग रहा है। देखो भाई, नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और इसको कहते हैं पीएनएस। एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, आपको भी एनर्जी के साथ पढ़ना है। अच्छा, सीएनएस में क्या क्या आते हैं सर? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से जुड़े हुए जो नर्व्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए जो नर्व्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स आते हैं, करेक्ट। हाँ, अब देखो आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अगेन दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस कहा जाता है और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस कहा जाता है। अंतर क्या है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन समझते हो क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब हुआ बॉडी के ऐसे काम जिसमें आपका रोल, आपको डायरेक्टली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे आपके, मैं आपको कुछ काम बताता हूं, जैसे ये हाथ का मूवमेंट है ना, ये हाथ का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, ये भी हाथ के मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, आपको ये सब भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन मैं आपको बोल दूं अपना पेट का मसल्स, उसके साथ उस पेट के मसल्स को मैं बोल दूं पिचका के दिखाओ और फुला के दिखाओ, पिचका के दिखाओ, फुला के दिखाओ। हार्ट के मसल्स को मैं बोल दूं कि आपको हार्ट बीट करता है ना, तो मैं बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए रोक के दिखाओ, पॉसिबल है? नहीं है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, वो इनवॉलंटरी है, उसको इनवॉलंटरी कहते हैं, विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही काम करता है, खुद एक्शन शो करता है। उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपके हार्ट के मसल्स को, तो हार्ट मसल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है ना।
स्मूथ मसल्स में क्या होता है सर, जैसे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, स्टमक, है ना, ये सब जो होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि इनवॉलंटरी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। क्या कहते हैं? वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। और ये स्केलेटल मसल हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं। किससे जुड़ी हुई है? हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां होती हैं। और जो ये हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। जैसे हाथ से ये देखो हड्डी वगैरह से जुड़ा हुआ है तो वो आपके कंट्रोल में, आप चाहोगे जैसे करना वैसे वो कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, तो उसको आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब उसके बाद आ जाओ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो खुद ब खुद कंट्रोल होता है। वो भी दो तरीके से होता है, एक तो जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में हो, और एक जब आप एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में हो। जैसे मान लो अभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, रिलैक्स कंडीशन में हूँ, तो इस समय पे हमारे बॉडी का जो जैसे हार्ट है, मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ये सब अलग तरीके से काम कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक से मैं अभी डर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, मुझे अचानक से ऐसा फील हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं भूकंप आ गया, या फिर कुछ ऐसा समझ लो यहाँ पे अचानक से सांप दिख जाए, हाँ, और बाप रे डर लग जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, या फिर अचानक से कुछ ऐसा कांड हो जाए जिससे आदमी परेशान हो जाए, फिर एक्टिव और अलर्ट हो जाए, तो उस समय पे आपकी हार्ट बीट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट सब बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी का कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे आपका बॉडी स्विच करता है जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में हो, यानी रिलैक्स कंडीशन में हो, तो उस समय पे आपका बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है, यानी कि आप जस्ट ऐसा नहीं, रेस्ट मतलब है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि सोए हुए हो, नॉर्मली आप बिल्कुल बिना किसी चिंता फिकर के रिलैक्स काम कर रहे हो या फिर नॉर्मली कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस समय पर आपका बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है। एंड जैसे आप डरते हो, घबराते हो, जब मान लो कोई कुत्ता दौड़ा दिया, रोड पे चल रहे हैं तब तक तो आराम है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से कुत्ता भौंका और कुत्ता आपको काट लिया है, कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, तो उस समय पे आप डरने लगोगे, भागने लगोगे, तो उस समय पे आपका बॉडी स्विच कर जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो एक्टिव एंड अलर्ट, तो इसी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी किस तरीके से किस में क्या काम होता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा बॉडी कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक में हमारा बॉडी कैसे काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक, इसको ऐसे याद रखें, पैरा मतलब है पैर हाथ फैला के आराम से क्या करता है, आदमी रेस्ट करता है। तो ये सिचुएशन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन होता है, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन। जबकि सिंपैथेटिक में अलर्ट सिचुएशन होता है, एक्टिव एंड अलर्ट सिचुएशन, ठीक है। एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन होता है इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये देखो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है दोनों। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जैसे आपको मैंने क्लासिफिकेशन पहले बताया, ये दोनों ऑटोनोमिक के अंतर्गत आते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक्शन कंट्रोल होता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। मैं एक चार्ट बता रहा हूँ, इस चार्ट को समझ जाओगे, आगे सब कुछ लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, कुछ हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो भाई, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, करेक्ट। हाँ, तो देखिए इसमें कैसे बॉडी काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक यानी पैर हाथ फैलाया हुआ है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में है, हाँ, रेस्ट एंड रिलैक्स कंडीशन आपको लिख सकता हूँ। और ये अलर्ट सिचुएशन होता है, सिंपैथेटिक में अलर्ट सिचुएशन होता है। तो जैसे आपको सबसे पहले मैं प्यूपिल, आंख के अंदर जो प्यूपिल होती है, जैसे आंख के अंदर प्यूपिल क्या होता है, ये आंख है, ये आइरिस है, उसके अंदर जो ये गोल वाला ये प्यूपिल है। तो प्यूपिल कौन सा कैसे रिएक्ट करता है, तो जब आप नॉर्मली सिचुएशन में होते हो तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, छोटी सी होती है। जब आप डरते हो तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो प्यूपिल एक्चुअली डायलेट हो जाता है ना। तो प्यूपिल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है, समझ रहे बात को? यस, यानी जब अलर्ट सिचुएशन में आते हो तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है और इसमें प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है। सलाइवा की मैं बात करता हूं, माउथ से सलाइवा रिलीज होता है। तो जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हो तो उस समय पे सलाइवा स्टिमुलेट होता है ना। मुंह बगल में रसगुल्ला रख दिया जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो सलाइवा रिलीज हो जाती है ना। अगर कोई सामने आम खटाई खा रहा है नमक मिर्ची लगा के, मैं अभी चाहूँ तो आपके मुंह में पानी ला सकता हूँ, एकदम मस्त। अभी आम का सीजन चल रहा है, करो क्या, आम को तोड़ो, कच्चा आम होगा, और इसको धो लो, हल्का सा ऊपर से छिल लो, ठीक है। या तो उसी आम को लेकर के थुकुच दो, है ना, थुकुचना समझते हो, पत्थर पे मार के चूर दो, पत्थर पे मार के चूरोगे, उसमें से कुछ चुरा जाएगा। चुराने के बाद उसके अंदर जो पल्प होता है व्हाइट वाला, वो वाला व्हाइट वाला पल्प लो, एंड उसमें नमक और मिर्ची लगाओ, नमक और लाल मिर्च का गुंडी वाला पाउडर होता है ना, उसको लगाओ और उसके ऊपर वो लगाओ, ठीक है। और उसके बाद उसको खाओ, उसके बाद उस तरीके से चबाओ। उफ, समझ रहे बात को, मुंह में सलाइवा आ जाएगा, है ना, समझ रहे बात को। हाँ, तो वो सलाइवा आ जाएगा जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो। लेकिन कितने को लेकर के मुंह में पानी आ गया है ना मुंह में पानी आ गया ना, आता है, तो ये जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप डरे हुए हो, पकड़ के पीछे से दे सट्टा पिछवाड़ा लाल किए हुए हैं, हाथ पैर बांधे हुए हैं, ठीक है, हाँ, और उस सिचुएशन में आपको क्या करते हैं कि वो नमक मिर्ची आम, वही एग्जांपल, तो मुंह में लार आएगा, मुंह से पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि आप डरे हुए हो, एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में हो। तो उसमें सलाइवा इनहिबिट हो जाता है, सैलिवेशन इनहिबिट हो जाता है, यानी मुंह में लार कम बनता है। समझ रहे बात को? यस। तो मतलब जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका बॉडी काम कर रहा है, तो उसमें सलाइवा स्टिमुलेट होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम में सलाइवा इनहिबिट हो जाता है।
अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ब्रोंकाई के ऊपर, यानी श्वास नलियां। देखो जब आप नॉर्मल की सिचुएशन में हैं तो आपको ज्यादा हवा की जरूरत है नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उस समय पे ब्रोंकाई जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, संकुचित होती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप डरे हुए हो, घबराए हुए, आपको भागना है, कहीं दौड़ना है, क्योंकि डरना होता है ना, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट सब कुछ बढ़ जाता है, तो उस समय पे ज्यादा हवा चाहिए होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उस समय पे ब्रोंकाई रिलैक्स कर जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे कि ज्यादा हवा अंदर जाए। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप कुछ नहीं है, बस समझना है कि सिंपैथेटिक एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में है। तो आप बताओ प्यूपिल क्या होगा, तो डरते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, मुंह सूखने लग जाता है तो सलाइवा इनहिबिट हो जाएगा, फिर ब्रोंकाई जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ब्रोंकाई क्या होती है, रिलैक्स होने लग जाती हैं, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई होता है। फिर हार्ट रेट की मैं बात करता हूँ तो हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आपका हार्ट रेट स्लो होता है, ठीक है, हार्ट बीट का रेट 70, 72, 75 बहुत होगा, ये इतना ही होगा। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्ट बीट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर है इसमें क्या होता है, आपका लीवर क्या करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ बाइल। यहाँ पर क्या होता है, बाइल बनता है, क्या बनता है, बाइल, मतलब है कि लीवर से बाइल बनता है ठीक ठाक, अच्छा खासा नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब आप घबराते हो तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टिमुलेट ग्लूकोज रिलीज को स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और नॉर्मल सिचुएशन में डाइजेशन अच्छा होता है, प्रॉपर होता है, डाइजेशन इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह सही से काम करता है। लेकिन डरते घबराते हो तो थोड़ा सा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। प्लस आपके सेक्सुअल एरोजल कॉजेज एन इरेक्शन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब आप नॉर्मल सिचुएशन में तभी तो सेक्सुअल एरोजल भी आएगा, है कि नहीं। हाँ, यानी पेनिस में इरेक्शन आना। देखो मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल एरोजल है, यानी कि उत्तेजना का बढ़ना, ये दो सिम्टम होते हैं अलग अलग। मेल में पेनिस कंस्ट्रिक्टेड मतलब टाइट हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है ना, जबकि फीमेल में क्या होता है, वजाइना डायलेट कर जाते हैं, वजाइना फैल जाता है जब वो सेक्सुअली स्टिमुलेट होती हैं तो। और वो तब होता है जब क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। मान लो पूरा मूड बना हुआ है, पूरा सब कुछ माहौल है एकदम बढ़िया सा, आप और आपकी मैडम एकदम मस्त है ना, माहौल गए हो एकदम, आज ओयो में तो एकदम मस्त समय स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, तब तक तो सही है सब कुछ अच्छा, है ना, लग जा गले से है ना, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, मूड बन जाएगा बढ़िया से। लेकिन बाहर से ठकठका दे कि भाई रेड पड़ गई है इस होटल में समझ रहे बात को, तो आप डर जाओगे, तो जितना इरेक्शन और जितना एरोजल होगा सब चल जाएगा भीतर तुरंत से। क्यों, क्योंकि आपका बॉडी तुरंत से डरेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच कर जाएगा, और उस समय पे जो ब्लड फ्लो वगैरह है वो कम हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां जरूरत है वहां पर जाता है, फिर यहाँ तुरंत से इरेक्शन वगैरह सब कम हो जाता है ना, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी अलग तरीके से काम करता है, सिंपैथेटिक अलग। सिंपैथेटिक में कब जाता है बॉडी, अलर्ट सिचुएशन में। बॉडी का भी दो मोड है, कहते हैं गाड़ी में गियर चेंज करते हो ना, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, तो अलग तरीके से चलती है। जब ज्यादा स्पीड चलते हैं तो 3 या 4 नंबर में ज्यादा स्मूथ गाड़ी चलती है, राइट, जस्ट लाइक दैट बॉडी भी गियर शिफ्ट करता है। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो तो आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, जिसमें आपके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, आंखें संकुचित होती हैं, सलाइवा स्टिमुलेट होता है, फिर ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, हार्ट रेट स्लो होता है, बाइल का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, डाइजेशन बढ़िया होता है, सेक्सुअल एरोजल होता है। जब आप सिंपैथेटिक सिचुएशन में आते हो, यानी कि डर जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान रहते हो, उस समय पर जब आप एक्टिव एंड अलर्ट मोड में आते हो तो उसमें प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, सलाइवा इनहिबिट हो जाती है, जिससे मुंह सूखता है, ब्रोंकाई रिलैक्स होती है, इंक्रीज हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, फिर ग्लूकोज रिलीज स्टिमुलेट होता है, फिर इंटेस्टाइनल मसल्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं, उतना वो क्या कहता है अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर एडिनलिन का प्रोडक्शन होता है ना, एडिनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, किडनी बनाता है एक हार्मोन एडिनलिन, पता है ना, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और सेक्सुअल एरोजल जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। चलो तो बताओ यहां तक किसको किसको समझ में आया कि हाँ भैया पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी कैसे काम करती है, सिंपैथेटिक में बॉडी कैसे काम करती है, और ये दोनों मिलकर आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखता है कि नहीं। बताओ कितने लोगों को क्लियर हुआ, अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे कंफर्म करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा सब कहानी समझ में आएगी। आ गया, यही सब तो आएगा ही आपको, है ना। The autonomic nervous system ANS control involuntary body functions like heartbeat, digestion and breathing। यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ANS है, ये कंट्रोल करता है आपके बॉडी के इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को, जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मैंने बताया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे ऑटोनोमिक से ही शुरू होगा कहानी, क्योंकि सोमैटिक की बात ही नहीं हो रही है, ये जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक है ये ऑटोनोमिक के अंतर्गत आता है। ऑटोनोमिक में आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट का होना, डाइजेशन का होना, ब्रीदिंग का होना, ये सब आपका इनवॉलंटरी एक्शंस है, यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 मेन ब्रांचेस, मेनली 2 ब्रांचेस से बना होता है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS। कुछ नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरा मतलब पैर हाथ फैला के क्या करते हो, रेस्ट एंड रिलैक्स, तो ये होता है रेस्ट एंड रिलैक्स कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन आप कह सकते हो उसको। जबकि SNS होता है अलर्ट सिचुएशन, अलर्ट, एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन, यानी यह 2 मुख्य शाखाओं में बना होता है ना। SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम और क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब दीज 2 सिस्टम वर्क टुगेदर टू हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। ये दोनों सिस्टम मिल करके, अच्छा गाड़ी में 1 नंबर गियर का भी एक अलग महत्व है और 4 नंबर गियर का भी एक अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 नंबर नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं, जब 4 नंबर में गाड़ी स्मूथ चलती है तो 1 नंबर का क्या वैल्यू है, नहीं रहता, नहीं। फिर भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, स्टार्ट करके ओपन शुरुआती चाल स्टार्ट करने के लिए तो भैया 1 नंबर गियर होना जरूरी है। जस्ट लाइक दैट आपकी बॉडी में दोनों सिस्टम जरूरी है, इससे आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी बॉडी को कंट्रोल करता है। दीज 2 सिस्टम्स दोनों साथ में काम करते हैं एंड बॉडी को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी।
ये दोनों तंत्र एक साथ काम करते हैं ताकि शरीर की विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कर सकें, लेकिन इनके शरीर पर विपरीत प्रभाव होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैन एक्सप्लेन हाउ आवर बॉडी मेंटेन्स बैलेंस इन रिस्पॉन्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। यानी इनकी शारीरिक विज्ञान यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लो, सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लो, एसएनएस। क्या पढ़ लोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है सर? एक बच्चा बोला ब्रीदिंग कैसे इनवॉलंटरी प्रोसेस है। देखो भाई, इनवॉलंटरी प्रोसेस इस तरीके से है कि ब्रीदिंग मतलब कहने का अर्थ है, ये आपको बिल्कुल सही है कि ब्रीदिंग आप जो सांस ये कह रहे हो कि ये वॉलंटरी है, लेकिन कुछ पार्ट अंदर में ऐसे हैं जैसे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं ना। आप चाहोगे कि आपने ट्रेकिया को ब्रोंकाई को संकुचित कर सकते हो? नहीं ना। तो बाहर तक जहां तक आपको दिख रहा है वो तो वॉलंटरी है, मानता हूं, लेकिन अंदर में जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंकियल रिलैक्सेशन है, क्या आपके कंट्रोल में है? बताओ कोई बच्चा, यस और नो बताइए भाई। दिव्यांग करा आयुषी में ऐसा नहीं होगा, आयुषी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे दिव्यांग बाबू, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। नहीं कंट्रोल कर सकते हो ब्रोंकियल्स को, है ना, ब्रोंकाई को। तो कुछ हिस्से ब्रीदिंग के भी पार्ट हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, उनकी बात कर रहा था मैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन रेफर टू एज फाइट और फ्लाइट सिस्टम। मैंने बताया सिंपैथेटिक में एक्टिव फाइट और फ्लाइट सिस्टम होता है। फाइट और इसी को हम लोग फाइट और फ्लाइट, है ना, जब फाइट करने का सिचुएशन होता है, बॉडी को लड़ने का सिचुएशन होता है ना। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है लड़ाई और भागना, यानी कि फाइट और फ्लाइट तंत्र के रूप में जाना जाता है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है बाय एक्टिवेटिंग द बॉडीज रिसोर्सेज टू आइदर फाइट और फ्ली। कहने का मतलब है कि आपके बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कौन करता है? बताओ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक? एसएनएस या पीएनएस? बताओ भाई, एसएनएस या पीएनएस? बताओ भाई, सब लोग, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ भाई। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस। एसएनएस जो है ये आपके बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, करेक्ट। दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन सिचुएशंस वेयर बॉडी नीड्स टू एक्ट क्विकली। ये सिस्टम तब जरूरी है जब बॉडी को क्विक एक्शन लेना होता है, रिस्पॉन्ड टू कोई भी डेंजर या स्ट्रेस सिचुएशन होते हैं। यानी यह तंत्र उन स्थितियों में महत्वपूर्ण होता है जब शरीर को खतरे या तनाव में के जवाब में त्वरित प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, तो यह सिस्टम बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब फिजियोलॉजी ऑफ एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बढ़ा हुआ हार्ट रेट सबसे पहली बात है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? तो इमरजेंसी, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम सुनोगे आप ऐसा मन में याद रख लेना, अलर्ट, एक्टिव और अलर्ट। तो उस सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा या घटा हुआ? तो बढ़ा हुआ रहेगा। व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इट सिग्नल्स द हार्ट टू बीट फास्टर। यानी हार्ट को सिग्नल भेजता है कि ज्यादा तेजी से फास्टर बीट करो एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी हृदय गति में वृद्धि। जब सहानुभूति वगैरह तंत्रिका तंत्र, अरे भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हृदय को तेज और अधिक बल से धड़कने का संकेत देता है, यानी कि हृदय अच्छे से, यानी हार्ट बीट अच्छे से करेगा और स्ट्रॉन्गर। ठीक है। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू मसल्स एंड वाइटल ऑर्गन्स हेल्पिंग द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। यानी ये क्या करते हैं? ये ब्लड फ्लो, मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में, ताकि आपका स्ट्रेस में सिचुएशन सही रहे। फिर है डायलेशन ऑफ एयरवेज, एयरवेज को डायलेट करना। एयरवेज को डायलेट करना यानी जो श्वास नलियां हैं ना आपकी, जो ब्रोंकाइज हैं, उनको डायलेट करती हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लड़ना उड़ना भागना डरना है, या फिर मतलब ज़्यादा एक्शन लेते हो तो समय पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है भाई, आपको एयरवेज को डायलेट कर देते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा हवा जा सके। इट डायलेट द एयरवेज इन द लंग्स, यानी लंग्स में एयरवेज को डायलेट कर देता है। अलाउिंग फॉर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इंटेक, यानी वायुमार्ग का विस्तार। यह फेफड़े की श्वसन नलिकाओं को फैलाता है जिससे अधिक ऑक्सीजन का सेवन संभव होता है। ठीक है। फिर प्यूपिल डायलेशन की मैं बात करता हूं। द प्यूपिल डायलेट टू अलाउ मोर लाइट इनटू द आईज, यानी पुतली का फैलाव, पुतलियां फैल जाती हैं ताकि आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, पुतलियां फैल जाती, प्यूपिल को भी डायलेट कर दिया जाता है ताकि पुतलियों में, आंखों में ज्यादा से ज्यादा चलिए, तो पुतलियां फैल जाती हैं और आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स, यस, इंक्रीज ब्लड फ्लो, मसल्स तक ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलो, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो ब्लड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द मसल्स, यस, ब्लड थोड़ा सा ज्यादा सर्कुलेशन होने लग जाता है बढ़िया से। फिर है एडिनलिन का रिलीज होना, यस, एडिनलिन रिलीज होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है भाई, एडिनलिन रिलीज होते हैं। और ये एडिनलिन रिलीज होने से क्या होता है, तो आपकी बॉडी में पता है ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, द एडिनल ग्लैंड। मैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी क्लास लेने वाला था 8:30 बजे से, लेकिन इतना आप लोग फंसा दिए ये सब चीज़ में पंचायती में ना, कि इस क्लास का टाइमिंग मुझे करना पड़ रहा है बढ़ा के 9 बजे।
चलो, तो एडिनलिन का रिलीज होना, ठीक है। तो द एडिनल ग्लैंड्स रिलीज एडिनलिन। एडिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? एडिनलिन रिलीज करता है। स्लो डाइजेशन, डाइजेशन का स्लो होना है कि नहीं, डाइजेशन का स्लो होना, डाइजेशन स्लो डाउन ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी पाचन क्रिया में मंदी, तनाव के दौरान पाचन धीमा हो जाता है। तनाव के कारण क्या होता है? पाचन धीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है? द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन रेफर्ड टू एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। किससे है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट तंत्र कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काल्मिंग द बॉडी डाउन आफ्टर अ स्ट्रेसफुल इवेंट एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ड्यूरिंग रेस्ट, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जब आपका स्ट्रेसफुल इवेंट खत्म होता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एट रेस्ट, रेस्ट के दौरान जो आपका बॉडी रिएक्ट करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। ऐसे याद रखना है ना, पैरासिम्पैथेटिक यानी पैरा मतलब पैर हाथ फैला के क्या करते हो? रेस्ट करते हो। रेस्ट सिचुएशन में जो आपका बॉडी एक्शन करता है वो, इसके फिजियोलॉजीज क्या क्या है? तो डिक्रीज हार्ट रेट घट जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, इट इज स्लो डाउन द हार्ट रेट, जबकि सिम्पैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ जाता है। कम होना मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कम हो गया, नहीं, नॉर्मल कर देता है, हृदय गति को धीमा करता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवेज, वो एयरवेज को फैला रहा था तो ये एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एयरवे बिकम नैरो ड्यूरिंग रेस्ट, यस, यानी विश्राम की अवस्था में वायु नलिकाएं थोड़ा सिकुड़ जाती है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी प्यूपिल रिटर्न्स टू नॉर्मल साइज, यानी ये जो प्यूपिल है वापस से नॉर्मल साइज में आ जाता है, वापस से नॉर्मल साइज में आ जाता है, ठीक है। और पुतली का संकुचन, इंक्रीज्ड डाइजेशन, यानी इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन, पाचन को बढ़ाता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इट कंजर्व्स बॉडी एनर्जी, यानी ये बॉडी एनर्जी को कंजर्व करता है। एंड बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, दोनों तंत्र मिलकर शरीर में संतुलन यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करते हैं। ये हुआ आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन से करके दिखाओ। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं मानूंगा, आप लोग ऐसे ही बोल देते हो। चलो, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, स्केलेटल मूवमेंट या स्पीच। जवाब दो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? तो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है क्या? नहीं, ये इनवॉलंटरी, नाम ही है ऑटोनोमिक, यानी जो ऐसी प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होती हो, खुद ही होती हो, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करता है। आंसर बी। हेलो, अभी थोड़ा क्लास ले रही करे फोन, ठीक है। उसके बाद है एएनएस मेनली कंट्रोल्स, एएनएस मेनली क्या कंट्रोल करता है? वॉकिंग, राइटिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, टॉकिंग, क्या? तो एएनएस मेनली कंट्रोल करता है आपके हार्ट बीट को, डाइजेशन को, ब्रीदिंग को, ये सब चीजों को करता है, ठीक है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी काम है, ये इनवॉलंटरी काम है। कुछ लोग बोलेंगे ब्रीदिंग सर वॉलंटरी है, लेकिन ब्रीदिंग का कुछ पार्ट ही वॉलंटरी है, कुछ पार्ट फिर इनवॉलंटरी हो जाता है। आप ऊपर से देख लो, सांस लेना छोड़ना यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप जाओगे, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई का कंट्रोल नहीं रहता है, वो सब इनवॉलंटरी है, ठीक है। फिर एएनएस कंसिस्ट ऑफ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है किसे किसे? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, ऐसा नहीं है। एसएनएस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ हो जाएगा। सिंपैथेटिक है ना, देखो एएनएस मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दोनों चीज होते हैं। देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दोनों चीज होता है, ये देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दोनों चीज होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी होता है और सिंपैथेटिक भी होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका होता है, चूंकि एक्टिव एंड अलर्ट सिचुएशन होता है, तो फाइट और फ्लाइट, आंसर डी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज, तो पैरासिम्पैथेटिक को आप कह सकते हो पैरासिम्पैथेटिक, पैर हाथ फैला के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, है ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ।